सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 131 शक्ति वृद्धि। लिन शेन सोच रहा था कि उसे अंतहीन परेशानी से बचने के लिए बाई शेनफेई के पास जाकर चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए या नहीं। लिन परिवार डार्क बर्ड बेस के लोगों की तरह ही एक छोटा कबीला था जो इस तरह की उथल पुथल का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं था, और वह अपने कार्यों से लिन परिवार को मुश्किल में नहीं पड़ने दे सकता था। उसने लिन जियांगडोंग द्वारा झेंग परिवार को भगाने के बारे में भी सुना था, जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चौथा भाई पहले से ही एक आरोही बन चुका है। वह ये भी जानता था कि अगर लिन जियांगडोंग द्वारा शानदार पतन की योजना नहीं बनाई गई होती तो डार्क बर्ड बेस बहुत पहले ही अपनी शांति खो चुका होता। लिन परिवार की वर्तमान शांति का कारण उस एक प्रहार से मिलने वाली निरोधक शक्ति थी। लेकिन लिन शेन लिन जियांगडोंग के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। अगर उसके भाई में क्षमता होती तो वह न केवल धमकी देता बल्कि समस्या को जड़ से मिटा देता। तथ्य यह है कि लिन जियांगडोंग ने ऐसा नहीं किया। ये दर्शाता है कि उसके पास अभी तक ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति नहीं थी या किसी कारण से वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए लिन शेन का मानना था कि उसे इस समय घमंडी होने का अधिकार नहीं था। उसका चौथा भाई भले ही ताकतवर हो, लेकिन प्रमुख परिवारों में कई आरोही थे। अब वह युग नहीं रहा जहां एक अकेला थोड़ा मजबूत आरोही जो चाहे कर सकता था। वेई वुफू के अनुसार पृथ्वी से आए आरोही मानव आरोही का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। अधिकांश मानव आरोही लगातार विदेशी दुनिया में युद्ध में थे और कुछ तो उच्च स्तर तक पहुंच गए थे, विदेशी ग्रहों पर अपनी शक्तियां स्थापित कर रहे थे। इतने सारे आरोही को बनाए रखने के लिए पृथ्वी बहुत गरीब थी। उनमें से अधिकांश केवल विदेशी दुनिया में जाकर अवसर खोजने की उम्मीद कर सकते थे। अभी आरोही से ऊपर के प्राणियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विदेशी दुनिया में जाने के इच्छुक मनुष्य केवल टेलीपोर्टर के माध्यम से ऐसा कर सकते थे। हालांकि खोजे गए टेलीपोर्टर्स की ऊर्जा सीमाओं के कारण वे अधिकतम एस्केंडल्स को संचारित कर सकते थे। एक बार जब मनुष्य बाहर निकल गए और बाहरी रूप से एस्केंडल्स से उच्चतर अस्तित्व बन गए तो टेलीपोर्टर्स के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना मुश्किल होगा। यदि कोई पृथ्वी पर रहते हुए एस्केंडल के स्तर से आगे बढ़ जाता है तो वे संभवतः जीवन के लिए ग्रह पर फंस जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में कोई भी मानव उड़ान उपकरण उन्हें उनके जीवन काल में किसी अन्य उपजाऊ ग्रह पर भेजने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे मजबूत मनुष्य एस्केंडल्स थे, और सुपर बेस के प्रमुख परिवारों के लिए भी यही सच था। समस्या ये थी कि प्रमुख परिवारों को बाहर से समर्थन प्राप्त था, और यदि दसियों एस्केंडल्स विदेशी दुनिया से वापस आते तो कोई भी उस दबाव का सामना नहीं कर सकता था। वानर बेस के झेंग परिवार के पास विदेशी दुनिया पर भी शक्तियां थीं, और पृथ्वी पर झेंग परिवार को मिटाना उतना आसान नहीं था जितना लगता था। लिन शेन ने स्थिति की समीक्षा की और महसूस किया कि उसके और बाई शेनफेई के बीच पहले भी कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, संभवतः उस अवसर से उत्पन्न हुई जब उसने बाई शेनफेई को बचाया था। क्या बाई शेनफेई को गलतफहमी हो गई होगी कि मैंने उसके साथ कुछ किया है? लिन शेन ने संभावना पर विचार किया, लेकिन इस तरह के मामले को कैसे समझाया जाए? लिन शेन को इसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। इस पर कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने पहले यशेन बेस का दौरा करने का फैसला किया, क्योंकि ये यूजेन का पालतू अभी भी वहां अंडे सेने की प्रक्रिया में था, और उसे यकीन नहीं था कि म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल अभी तक अंडे से निकला है या नहीं। अगर उसे जाना भी था तो वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह सभी बेस म्यूटेशन फ्लूइड को बेस म्यूटेशन दर में परिवर्तित नहीं कर लेता। अपने पास एक यांत्रिक घड़ी होने से लिन शेन को अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक महसूस हुआ। उसके बेस म्यूटेशन दर की हर वृद्धिशील वृद्धि सीधे दिखाई दे रही थी, अतीत के विपरीत जब उसे अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पड़ता था। पिछले कुछ दिनों में सभी बेस म्यूटेशन द्रव को पचाने के बाद लिन शेन ने सफलतापूर्वक 76 की बेस म्यूटेशन दर हासिल की, जो काफ़ी अधिक संख्या है। यदि वह पूर्णता के लिए लक्ष्य नहीं बना रहा था तो वह अब लगभग बिना किसी विफलता के जोखिम के मिश्र धातु में विलय करने के लिए आगे बढ़ सकता था। लिन शेन के पास विशेष रूप से गंभीर पूर्णतावादी मानसिकता नहीं थी, जैसा कि उनके एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करने के तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने जानबूझकर पूर्णता का पीछा नहीं किया। जो वे कर सकते थे उसका अभ्यास किया, और जो वे नहीं कर सकते थे उसे छोड़ दिया। मैं 100% बेस म्यूटेशन दर पर इतना दृढ़ क्यों हूँ? इसका एकमात्र कारण मेरे तीसरे और चौथे भाइयों द्वारा ब्रेन वॉश किया जाना है। पिछले कुछ दिनों में लिन शेन की शक्ति विशेषता थोड़ी बढ़ गई थी। अब 19 अंकों पर ऐसा लगता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, इसलिए डेथ पाउडर का वजन शायद अभी भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे पास डेथ पाउडर के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय लिन शेन को लगा कि वह नुकसान में है, लेकिन अब यह बुरा नहीं लगता। डेथ पाउडर का वजन बढ़ता है, लेकिन इसका नियमित आकार नहीं बढ़ता है, इसलिए ये सिर्फ शरीर के चारों ओर लपेटता है, और इसके ऊपर एक लबादा पहनना चलते समय इसे पकड़े रहने जैसा है, जो हर दिन बैल के सिर के साथ दौड़ने से कहीं बेहतर है। यह अनिश्चित है कि डेथ पाउडर की वृद्धि सीमा क्या है, और क्या इसकी ताकत अनिश्चित काल तक बढ़ सकती है।
सभी बेस म्यूटेशन द्रव को पचाने के बाद लिनशेन को लगा कि अब यशेन बेस पर जाने का समय आ गया है, इसलिए वह तू शियाओदाओ को खोजने चला गया। लिनशेन वास्तव में अपने दिल में काफ़ी हैरान था। तू शियाओदाओ इन दिनों में उसका पीछा करने के लिए नहीं आया था, बल्कि हर दिन बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने की कोशिश में पंजा मशीन की दुकान पर बिताता था, और झाओली के अनुसार उसने वास्तव में बहुत सारा पैसा खर्च किया था, जिससे लिनशेन को एक अच्छी रकम मिली थी। बेशक तू शियाओदाओ जिस पंजा मशीन के साथ खेलता था उसे झाओली ने विशेष रूप से समायोजित किया था, अन्यथा पंजे को हेरफेर करने के कौशल के साथ भी कुछ भी पकड़ना मुश्किल होता। लिनशेन की दुकान में पंजे उच्च कौशल वाले लोगों को रोकने के लिए ढीले थे, जिसका नियमित खिलाड़ियों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। संभावना पर भरोसा करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये पैसे से बेस म्यूटेशन अंडे खरीदने जैसा ही था, बस एक अलग तरीके से जो ज्यादा रोमांचक और संतुष्टिदायक लगा। जब लिनशेन अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने तू शियाओदाओ को अंडे पकड़ने की मशीन चलाते हुए देखा। लिनशेन को आश्चर्य हुआ कि तू शियाओदाओ के बगल में एक छोटी ट्रॉली थी जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बेस म्यूटेशन अंडे थे। क्या हो रहा है? लिनशेन ने झाओली से पूछा, जो पास में ही था। इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने से पहले उन्होंने आधे महीने से ज्यादा समय तक पंजा तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। कुछ ही दिनों में तू शियाओदाओ इतने कुशल हो गए थे। लिन, तुम्हारा दोस्त वाकई बहुत अच्छा है। उसके पंजा मारने की सटीकता बहुत ज्यादा है और उसने आज लगातार कई अंडे पकड़े हैं। क्या तुम उस मशीन के तनाव को फिर से समायोजित करना चाहते हो? झाओली ने फुसफुसाया। इसे भूल जाओ, चलो उस मशीन को वैसे ही रहने देते हैं। लिनशेन ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रियल किंग प्लैनेट पर वह कभी कभी साधारण स्टील के अंडे उठाने की भी जहमत नहीं उठाता, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मशीन छोड़ देता है जिसके पास खेलने के लिए तकनीक हो जो कोई भी कुछ ले सकता है, वह इसका हकदार है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लिनशेन ने चलते हुए कहा। मुझे खेलने के लिए लाने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तू शियाओदाओ ने लिनशेन को एक सार्थक मुस्कान दी। जब तक तुम्हें खेलने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे यशेन बेस की यात्रा करनी है। क्या तुम यहाँ रहकर खेलना चाहते हो या मेरे साथ आना चाहते हो? लिनशेन तू शियाओदाओ की मुस्कान के पीछे के वास्तविक अर्थ को समझने में विफल रहा। बेशक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यशेन बेस पर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी होगी, और चूंकि मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा मतलब उस वादे को निभाना है। तू शियाओदाओ ने कंट्रोल स्टिक नीचे रखी, सामान पैक करना शुरू किया और लिनशेन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारे अंडे। लिनशेन ने देखा कि तू शियाओदाओ ने ट्रॉली से बेस म्यूटेशन अंडे नहीं लिए थे और जल्दी से उसे रोक दिया। मैं उन्हें तुम्हें दे रहा हूं, तू शियाओदाओ ने लापरवाही से कहा, क्योंकि ये बेस म्यूटेशन अंडे ऐसी चीज थी जिसकी उसे वास्तव में परवाह नहीं थी, जिसे वह उठाने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। उन्हें उसके लिए पैसे में बदल दो। लिनशेन जानता था कि तू शियाओदाओ जैसे किसी व्यक्ति के लिए उन बेस म्यूटेशन अंडों की परवाह न करना सामान्य बात है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। झाओली से उन्हें मशीन में वापस डालने के लिए कहा, इससे पहले कि वह और तू शियाओदाओ एक साथ यशेन बेस की ओर चल पड़े। अध्याय 132 चाबुक। बैकवर्ड। पूरी यात्रा के दौरान लिनशेन को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि तू शियाओदाओ बहुत ज्यादा दोस्ताना हो गया था, लगभग एक निजी अंगरक्षक की तरह जो पूरे रास्ते उसका ख्याल रख रहा था। लिनशेन ने खुद से सोचा, चाहे तुम मेरे साथ कितने भी अच्छे क्यों न हो, ये बेकार है। मैंने वास्तव में प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है। अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूं भी तो नहीं कर सकता। याशेन बेस पर पहुंचने पर लिनशेन सीधे ये परिवार के महल में गया। बाई शेनफेई से जुड़े मामले को अभी भी ये यूजिन को समझाने की जरूरत थी। भरोसा एक चीज है, लेकिन स्पष्टीकरण जरूरी है। बिना वजह भरोसा मांगना सिर्फ परेशानी खड़ी करना है। आखिरकार शादी और बच्चों के लिए एक उपयुक्त साथी मिल जाने के बाद लिनशेन कोई और दुर्घटना नहीं चाहता था। उसकी प्राथमिकता कच्चे चावल को पके हुए चावल में बदलना और उससे शादी करना था, ताकि वे एक परिवार शुरू कर सकें। बूढ़े बटलर ने लिनशेन के लिए दरवाज़ा खोला। मुस्कुराते हुए उसने कहा, युवा मास्टर लिन, मिस छोटे मार्शल ट्रेनिंग हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। वह वहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही होगी? लिनशेन ने सोचा, लेकिन फिर भी वह बूढ़े बटलर के पीछे छोटे मार्शल ट्रेनिंग हॉल में चला गया। जब तू शियाओदाओ ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो बूढ़े बटलर ने उसे रोक दिया और कहा, छोटा मार्शल ट्रेनिंग हॉल में इसके लिए एक निजी क्षेत्र है और मेहमानों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया थोड़ी देर आराम करने के लिए ड्राइंग रूम में जाएं, वहां चाय और पेस्ट्री हैं। लिनशेन ने तू शियाओदाओ को आगे बढ़ने का संकेत दिया, फिर बूढ़े बटलर के पीछे छोटे मार्शल ट्रेनिंग हॉल में चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने देखा कि ये यूजिन वहां खड़ी थी, अभ्यास के कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें तेज और उस पर केंद्रित थीं। अपने अभ्यास के कपड़े बदल लो, ये यूजिन ने भावनाहीनता से कहा, बेंच पर बड़े करीने से तय किए हुए अभ्यास के कपड़ों की ओर इशारा करते हुए जब लिनशेन अंदर आया। मुझे अभ्यास के कपड़े क्यों बदलने चाहिए?
मैं अभी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। लिन शेन को लगा कि ये यूजेन में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं तुम्हें बदलने के लिए कहूँ तो तुम बदल जाओ, ये यूजेन ने उसे घूरते हुए कहा। मैं यहाँ बाई शेनफेई के साथ स्थिति को समझाने आया हूँ, लिन शेन ने जल्दी से कहा। मुझे बाई शेनफेई के साथ तुम्हारे व्यवसाय की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें बदलने के लिए कहा था, ये यूजेन ने उसे बीच में रोका। लिन शेन ने अपना मुंह हिलाया, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा। गुस्से में एक महिला के साथ बहस करना व्यर्थ था। उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वह शांत नहीं हो जाती। वह चाहती है कि मैं कपड़े बदलूं, शायद मुझे पीटने और अपना गुस्सा निकालने के लिए। उस स्थिति में मुझे पहले हमला करना होगा। लिन शेन ने बेंच से अभ्यास के कपड़े उठाए और उन्हें पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चले गए। ये अभ्यास के कपड़े काफ़ी अच्छे फिट हैं, लिन शेन ने ये यूजेन के पास जाते हुए कहा। हम्फ, ये यूजेन ने उसकी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें दौड़ना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें जी भरकर दौड़ाऊंगा। जैसे ही उसने बात की, ये यूजेन ने रैक से एक सोने के धागे वाला पायथन पैटर्न वाला चाबुक निकाला और हवा में एक सहज झटका, उसके बाद एक तेज झटका, एक जोरदार चटकने वाली आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ लिन शेन के शरीर पर चाबुक के लगने का परिणाम नहीं थी, बल्कि चाबुक की नोक ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया था, जिससे ध्वनि बूम पैदा हुआ था। चाबुक को अक्सर हथियार के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। कई लोग अवचेतन रूप से उन्हें घोड़ों को प्रेरित करने के लिए मात्र उपकरण मानते हैं। फिर भी एक चाबुक एक बहुत ही भयानक हथियार हो सकता है, कभी कभी तलवारों से भी अधिक घातक। ये देखते हुए कि यह विशिष्ट स्थितियों तक ही सीमित है और इसके लिए उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि इसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पाकों में बुजुर्ग सज्जन अपने प्रदर्शन चाबुक से सहजता से ध्वनि बूम बनाते हैं। ऐसा कौन सा हथियार कर सकता है? जो लोग चाबुक चलाते हैं वे या तो नौसिखिए होते हैं या निर्दयी विशेषज्ञ। अधिकांश लोग ऐसा हथियार नहीं चुनेंगे। स्पष्ट रूप से ये यूजेन कोई नौसिखिया नहीं थी। उसकी तकनीक कुशल थी, स्पष्ट रूप से कठोर प्रशिक्षण का परिणाम। लिन शेन चाबुक की चटकने की आवाज़ से चौंक गया, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि ये यूजेन इतना क्रोधित क्यों था। ये बाई शेनफेई की वजह से नहीं था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वह पिछली बार अलविदा कहे बिना भाग गया था। जैसे ही लिन शेन समझाने वाला था, ये यूजेन ने उसे मौका नहीं दिया, सीधे उस पर अपना चाबुक बरसा दिया। ये यूजेन के हाथों में मौजूद निर्जीव वस्तु ड्रैगन में तब्दील होती दिख रही थी, क्योंकि वह लगातार उसे लिन शेन पर छोड़ रही थी। बैकक्वोट। लिन शेन ने देखा कि ये यूजेन जिस बल का इस्तेमाल कर रही थी और जिस दिशा में उसने अपना चाबुक घुमाया था, उससे पता चला कि वह वास्तव में उसे मारना नहीं चाहती थी। एक पल में वह हमलावर बन गया। उसके पैर की उंगलियां ताकत से धक्का दे रही थीं और वह एक भूतिया प्रेत की तरह बाहर निकल गया। इससे पहले कि चाबुक उस तक पहुंच पाता, वह पहले ही ये यूजेन के पास पहुंच गया था। एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसकी ताकत उधार लेने के लिए नीचे झुका हुआ था और जल्द ही वह उसके पीछे था। उसका दूसरा हाथ भी उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। ये यूजेन थोड़ा चौंक गई। हालांकि उसने वास्तव में लिन शेन को चाबुक मारने का इरादा नहीं किया था, बस उसे चिड़चिड़ाहट से डराने के लिए। ये यूजेन की गति और तकनीक के साथ स्टील लेवल पर किसी के लिए उसके करीब पहुंचना आसान नहीं था। लिन शेन की गति असामान्य रूप से तेज थी और उसकी चाल ढाल भी काफ़ी अजीब थी। उसे पता नहीं था कि यह लिन शेन के अमर दरबार पर कदम रखने के हालिया अभ्यास का नतीजा था। आमतौर पर लिन शेन को पीछे से फेंकना चाहिए था। बेशक लिन शेन ये यूजेन को पीछे से नहीं फेंकने वाला था, इसलिए उसे पीछे फेंकने के बजाय उसने उसे ऊपर उठा लिया। मुझे नीचे रखो। ये यूजेन का गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया और उसके चेहरे पर नाराज़गी का भाव ज़्यादातर दिखावटी था। लिन शेन की बाहों में उसका शरीर कुछ बार ऐंठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है। मैं भाग गई क्योंकि मुझे ये परिवार को मुसीबत में घसीटने का डर था, लिन शेन ने उसे पकड़ते हुए कहा। क्या तुम ये परिवार को मुसीबत में घसीटने से डरती हो, या तुम्हें डर है कि ये परिवार तुम्हें धोखा देगा? ये यूजेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा। लिन शेन खांसते हुए बोला, बेशक मैं ये परिवार को मुसीबत में डालने से डर रहा था। ये यूजेन ने इस मुद्दे पर ज़्यादा देर नहीं की। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कम से कम पहले मुझे तो बता दो। तुम बिना कुछ कहे भाग गए, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ये यूजेन किस लिए ले जा रहे हो? यह मेरी गलती थी, मैंने उस समय इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा दोबारा नहीं होगा, लिन शेन ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि ये यूजेन का स्वर नर्म हो गया था और अब उसे सुधारने का समय आ गया था। तुमने अभी भी मुझे नीचे नहीं उतारा है, ये यूजेन ने शर्मीलेपन से शिकायत की। तभी लिन शेन ने उसे नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही ये यूजेन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने अपनी नज़र उस पर टिकाई और कहा, चलो बिना कुछ कहे भाग जाने के बारे में भूल जाते हैं। अब मुझे अपने और बाई शेनफेई के बारे में बताओ। तुम्हें लगा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा? लिन शेन ने बड़बड़ाया। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बाई शेनफेई ने ओयांग यूडू को क्यों छोड़ दिया और तुम में दिलचस्पी क्यों ली।
ये यूजिन की आवाज़ विद्रोही हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ओयांग यूडू से ज़्यादा सुंदर, मजबूत और मर्दाना हूँ। कौन सी महिला ईर्ष्या नहीं करेगी? तुम्हें बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, कहीं कोई और तुम्हारी जगह न ले ले, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। जो कोई भी तुम्हें चाहता है वह तुम्हें ले सकता है। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ये यूजिन ने नाराज़ और खुश होते हुए कहा। ठीक है, मैं बाई शेनफेई को ढूंढकर उससे पूछूंगा कि क्या उसे दिलचस्पी है, लिन शेन ने जवाब दिया। आगे बढ़ो, ये यूजेन ने झट से जवाब दिया। तो मैं करूंगा, लिन शेन ने बोलना समाप्त किया और बिना पीछे देखे ही स्मॉल मार्शल ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकल गया। ये देखकर कि लिन शेन वास्तव में उसके कहे अनुसार चला गया, ये यूजेन अचानक घबरा गई। क्या होगा अगर मैंने उसे वाकई परेशान कर दिया? क्या होगा अगर वह वास्तव में बाई शेनफेई के पास चला गया? ये सोचते हुए ये यूजेन जल्दी से उसके पीछे भागी और चिल्लाई, वापस आओ। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और ये यूजेन और भी चिंतित हो गई। अपने जूते बदलने की जहमत उठाए बिना वह दरवाजे से बाहर निकल गई। वह अभी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि एक मजबूत हाथ बगल से आया, उसकी कमर को पकड़ा और उसे खींच लिया। ये यूजेन चौंक गई, लेकिन ये देखकर कि यह लिन शेन था, उसने अपने तनावग्रस्त शरीर को ढीला छोड़ दिया, जिसे फिर लिन शेन ने दरवाजे के पास की दीवार से दबा दिया। मुझे लगा कि तुम बाई शेनफेई को ढूंढने जा रही हो, ये यूजेन ने लिन शेन के चेहरे को देखते हुए कहा, जो उसके बहुत करीब था। उसकी आंखों में गुप्त प्रसन्नता और हल्के गुस्से का मिश्रण था। यह आदमी फिर से उसके साथ खेल रहा था, लेकिन अपने शरीर पर दबाव डालते हुए, तेज दिल की धड़कन और शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए, ये यूजिन खुद को नाराज नहीं कर सकी और उसका शरीर शिथिल हो गया। लिन शेन चुप रही, उसका चेहरा और नज़दीक आता गया और वह पूरी तरह से अस्त-व्यस्त महसूस कर रही थी। अध्याय 133, एक निजी बातचीत। खांसी ने दोनों के बीच चल रहे अस्पष्ट खेल को बाधित कर दिया। जब लिन शेन और ये यूजेन ने मैडम ये और ये तियानजेन को आते देखा, तो ये यूजेन ने लिन शेन को जल्दी से दूर धकेल दिया, अवचेतन रूप से अपने बालों को सीधा किया, जो कि गंदे भी नहीं थे। लिन शेन भी कुछ हद तक घबराया हुआ था, उसे लग रहा था कि वह किसी प्रेम संबंध में फंस गया है, जबकि ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तियान, लिन शेन को उसके कपड़े बदलने के लिए ले जाओ, फिर लिविंग रूम में आओ। यूजेन, मेरे साथ आओ। मैडम ये इस बार लिन शेन के प्रति काफ़ी ठंडी थी, और वह ये यूजेन के बोलने के तुरंत बाद ही उसके साथ चली गई। लिन शेन समझ सकता था, उसके और बाई शेनफेई के बारे में अफवाहें फैल रही थीं, इसलिए अगर मैडम ये खुश होती तो यह अजीब होता। छोटे भाई लिन, तुम्हारे और बाई शेनफेई के बीच आखिर क्या चल रहा है? मैं जो देख रहा हूँ उससे लगता है कि तुम एक सभ्य व्यक्ति हो, दो पक्षों के साथ खेलने वाले नहीं। यहाँ कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। ये तियानजेन को लिन शेन के बारे में अच्छी धारणा थी। मेरा वास्तव में बाई शेनफेई से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वह ऐसी बातें क्यों कहेगी, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। ये तियानजिन ने सोचा, शायद वह इतनी आसानी से ओयांग यूडू को नहीं चुनना चाहती थी, और इसीलिए उसने तुम्हें ढाल बनने के लिए घसीटा। तुम पहले अपने कपड़े बदलो और फिर जी के सामने चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाओ, और इससे कोई भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आखिरकार ये एक बुजुर्ग है, और अगर वह कुछ कठोर कहती है तो आपको इसे एक बुजुर्ग के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में लेना चाहिए। चिंता मत करो तियान, मैं समझता हूँ, लिन शेन ने सिर हिलाया। ऐसी घटना के बाद एक बुजुर्ग के लिए कुछ शब्द कहना स्वाभाविक ही था, और कोई भी इसे समझ सकता था। कपड़े बदलने के बाद लिन शेन ये तियानजेन के पीछे लिविंग रूम में गया तो उसने देखा कि मैडम ये सोफे पर अकेली बैठी हैं और ये यूजेन नज़र नहीं आ रही हैं। तियान, पहले बाहर जाओ, मुझे लिन शेन से अकेले में कुछ बातें करनी हैं। मैडम ये ने बिना ऊपर देखे अपनी बाहों में काली बिल्ली को सहलाया। तो मैं पहले बाहर जाऊंगी। ये तियानजेन ने मैडम ये की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप लिन शेन को इशारा किया और फिर वहां से निकल गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। लिन शेन ने मैडम ये की तरफ देखा और सोचा कि खुद को कैसे समझाए। लिन शेन, आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिभा आपके दूसरे भाई की प्रतिभा से किस तरह मेल खाती है? लिन शेन के बोलने से पहले मैडम ये ने बोलना शुरू कर दिया। उनके सवाल ने लिन शेन को चौंका दिया। स्वाभाविक रूप से ये बहुत कमतर है, लिन शेन ने ईमानदारी से जवाब दिया, ये स्वीकार करते हुए कि लिन भाई बहनों में उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी। मैडम ये ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हें अपने बारे में अच्छी समझ है, तुम्हारी प्रतिभा वाकई तुम्हारे दूसरे भाई से कहीं कम है। क्या मैडम ये मेरे दूसरे भाई को जानती हैं? लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा। उसके लहजे से लगा कि वह उसके भाई से बहुत परिचित लग रही थी। मैडम ये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा भाई एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था, जो एक नज़र में कोई भी कौशल सीख सकता था और उनमें सुधार भी कर सकता था। अपने मूल गुरुओं को आसानी से पीछे छोड़ सकता था। वह उच्च स्तरीय विरोधियों को भी बिना किसी कठिनाई के चुनौती दे सकता था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के भी अपने दुख दर्द होते हैं।
तुम अपने भाई की तरह जल्दी नहीं सीखती हो, लेकिन परेशानी पैदा करने में कहीं ज़्यादा कुशल हो। मैडम मैंने सक्रिय रूप से कोई परेशानी नहीं पैदा की है ना? लिनशेन हैरान था, उसे लग रहा था कि मैडम ये का उसके भाई के साथ रिश्ता सिर्फ एक परिचित से कहीं ज़्यादा था। क्या तुमने नहीं सोचा? मैडम ये ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम्हारा भाई घमंडी हो, लेकिन स्टील लेवल पर रहते हुए वह तुम्हारे जैसे आरोही का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। क्या ये कौशल उससे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है? लिनशेन अवाक रह गया, हालांकि उसने जानबूझकर जेंग गुयुआन को उकसाया नहीं था, लेकिन वास्तव में यही हुआ था। तुम भाग्यशाली हो कि मशरूम किंग ने तुम्हें आपदा से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन ये तुम्हारा भाग्य है। लोग हमेशा किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते, और यूजेन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलता हो। मैडम ये का लहजा और भी सख्त हो गया। लिनशेन चौंक गया। मैडम ये वास्तव में घटना के बारे में जानती थी, जिसका मतलब था कि कोई व्यक्ति ब्लू ट्री सी में जेंग गुयुआन के साथ उनकी लड़ाई को गुप्त रूप से देख रहा था। उसे बस ये यकीन नहीं था कि जासूस मैडम ये खुद थी या उसका कोई अधीनस्थ। चाहे वह पहला था या दूसरा, इससे ये साबित हो गया कि यह मैडम ये कोई साधारण चरित्र नहीं थी। निश्चित रूप से वह ये परिवार जैसी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। मैडम लिनशेन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए कहती रहीं, मैं लिन परिवार के सदस्यों से कुछ हद तक परिचित हूँ। अगर आप सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए एक महिला ढूंढना चाहते हैं, तो यूजेन का पीछा करना बंद कर दें। मेरी सिर्फ एक बेटी है, और मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगी जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। लिनशेन चुप रहे। उनकी शुरुआती योजना वाकई ऐसी ही थी, लेकिन समय के साथ ये यूजेन को बेहतर तरीके से जानने के बाद उनके मन में उसके लिए वाकई भावनाएं विकसित हो गईं। तो आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आप यूजेन के साथ क्यों रहना चाहते हैं। अगर आप वाकई एक इंसान के तौर पर उसके साथ रहना चाहते हैं, तो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। अन्यथा आपको जल्द से जल्द यूजेन के साथ सब कुछ साफ कर देना चाहिए, मैडम ये ने धीरे से कहा, अभी भी लिनशेन को देखते हुए। मैडम आप सही कह रही हैं, अगर मैं उसे सिर्फ एक औजार समझूं, तो यह वाकई उसके साथ अन्याय होगा। लिनशेन ने मैडम की नज़रों से नज़रें मिलाई और शांति से कहा, लेकिन कृपया विश्वास करें कि मेरे मन में यूजेन के लिए भावना है, फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। अगर मैं यूजेन से शादी करूं और एक दिन मेरे भाई बहन मेरी जान बचाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हों और मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक सज्जन व्यक्ति बिना किसी जल्दबाजी के 10 साल तक बदला ले सकता है। आप सहन कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं, तब तक इंतज़ार करें जब तक कि आप में जोखिम उठाए बिना अपनी समस्याओं को हल करने की ताकत ना आ जाए, फिर उन्हें हल करें। अगर आप यूजेन को प्राथमिकता नहीं दे सकते, तो आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए, मैडम ने कहा। लिनशेन मैडम से बहस करना चाहता था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वह गलत नहीं थी। ये यूजेन उस बुरी लड़की की तरह नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, और उसने लिनशेन में कुछ भावनाएं भी जगाई थीं, जिसके कारण वह हिचकिचा रहा था। मैडम क्या आप मुझे कुछ समय दे सकती हैं? मुझे चीज़ों के बारे में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है, लिनशेन ने सोच समझकर कहा। समय दूसरों को नहीं मिलता, मैडम ने हल्के से कहा। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, मैडम। अब मैं विदा लेता हूँ। लिनशेन उठे और झुके। तथ्य यह है कि मैडम को जेंग गुयुआन को मारने के लिए ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के साथ उसके गठबंधन के बारे में पता था। इसका मतलब था कि वह शायद उसे छाया से बचाना चाहती थी, कम से कम कोई शत्रुता नहीं दिखा रही थी। जेंग गुयुआन जैसे किसी व्यक्ति द्वारा भी अनिर्धारित रहने की क्षमता का मतलब था कि उसकी शक्ति निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी। अगर मैडम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो उनके पास बहुत सारे अवसर थे। आगे बढ़ो, जब तुमने अपना मन बना लिया है और वास्तव में यूजेन के साथ रहना चाहती हो, तो ये परिवार में कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। तब तक तुम्हें यूजेन को फिर से नहीं देखना चाहिए, मैडम ने शांति से कहा। बिना कुछ और कहे लिनशेन मुड़े और चले गए। ये परिवार के गेट के बाहर एक बार लिनशेन ने खुद को नीचा दिखाते हुए ठहाका लगाया, जिम्मेदारी लिए बिना फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, मैं वास्तव में एक बदमाश हूँ। वह समझ गया कि मैडम का क्या मतलब था। उसके इरादे उसके भाइयों और बहनों जैसे ही थे। वह घर पर एक अमीर सज्जन की तरह शांति से रहे, बाहरी मामलों में खुद को शामिल न करे। अगर यह पहले होता तो लिनशेन तुरंत सहमत हो जाता। वह 20 साल से उस जीवन को जी रहा था और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसे जारी रखने में खुशी थी और इसलिए उसे अपना जीवन जीना काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके चौथे भाई ने आधी रात को जो शब्द कहे, उससे लिनशेन को एहसास हुआ कि उसके भाई गंभीर मुसीबत में पड़ गए होंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि किस तरह की मुसीबत है या कितनी गंभीर है, लेकिन वह अनजान होने का नाटक नहीं कर सकता था और उस तरह आराम से रह सकता था। मैं अभी भी काफ़ी मजबूत नहीं हूँ, मुझे जल्दी से मजबूत बनने की ज़रूरत है, लिनशेन ने खुद से कहा। अध्याय 134, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तू शियाओदाओ के साथ ये परिवार को छोड़ने के बाद लिनशेन ने रहने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर जू तियानगे को संदेश भेजा।
थोड़ी देर बाद जूतियानगे दौड़कर आया। लिन शेन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसने तू शियाओदाओ को अपने बगल में बैठे देखा तो जूतियानगे थोड़ा चौंक गया। तू शियाओदाओ अब मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रभारी है। उसे दायरे के राजा ग्रह पर लाने में कोई समस्या नहीं है ना? लिन शेन ने पूछा। बेशक कोई समस्या नहीं है भाई, तू जैसे गुरु के साथ होने से मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। कोई समस्या क्यों होगी? जूतियानगे ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन, बस 2 दिन और इंतजार करो। दायरे के राजा की साधना डिवाइस जल्द ही सक्रिय होने वाली है। लिन शेन ने जूतियानगे के साथ कुछ विवरणों पर चर्चा की और अंत में जूतियानगे ने उन्हें जू परिवार के घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया जब तक कि वे सभी एक साथ जिनशुई झील के लिए रवाना नहीं हो जाते। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन शेन सहमत हो गए और जूतियानगे के साथ जू परिवार के घर चले गए। एक सच्चे अंगरक्षक की तरह लगातार लिन शेन के साथ तू शियाओदाओ को देखकर जूतियानगे के अंदर बहुत जिज्ञासा पैदा हुई। तू शियाओदाओ की ताकत म्यूटेटर में सबसे ऊपर है और यांग यूडू से थोड़ी ही कम है। उसने पहले भी लिन शेन के लिए परेशानी खड़ी की थी, फिर भी कुछ ही दिनों में चीजें इस तरह से बदल गईं। मैं वास्तव में इसे अब और नहीं समझ सकता। जू परिवार के घर पर लिन शेन ने 3 दैनिक दिनचर्या का पालन किया। दौड़ना, बंदूक के साथ अभ्यास करना और सोना। दौड़ना अमर न्यायालय पर कदम रखना का अभ्यास करना था। बंदूक के साथ अभ्यास करना केवल जोर लगाने पर केंद्रित था और सोना जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत का अभ्यास करना था। हर दिन सोते समय लिन शेन अमरता शास्त्र का पाठ करते हुए अपनी सांस को यथासंभव लंबे समय तक रोकने की कोशिश करता था और हालांकि वह अभी तक सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सांस रोकने की अवधि धीरे धीरे बढ़ रही थी। शुरू में वह अपनी सांस को केवल आधे घंटे तक ही रोक पाता था, लेकिन अब वह लगभग 1 घंटे तक ही रोक पाता था। फिर भी अमरता शास्त्र का अभ्यास करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता से यह अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। आखिरकार वह दिन आ गया जब रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को फिर से सक्रिय किया जाना था। कई दौर के शोध के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि जो म्यूटेटर एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं उनके एक ही क्षेत्र में ले जाए जाने की संभावना अधिक होती है। हालांकि एक ही स्थान पर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन एक साथ खड़े होने का मतलब था कि टेलीपोर्टेशन के बाद वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होंगे। जू तियानगे के नेतृत्व में लिन शेन और तू शियाओदाओ के साथ जू परिवार के म्यूटेटरों का समूह जिनशुई झील के बगल में स्वॉर्ड एलायंस के बेस के क्षेत्र में पहुंचा। जू परिवार के स्वॉर्ड एलायंस के बेस से कई संबंध थे और वे रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के बारे में सबसे पहले सूचित किए गए थे। जू परिवार की रियल्म किंग ग्रह की यात्रा के लिए भी उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वॉर्ड एलायंस के साथ समन्वय की आवश्यकता थी। स्वॉर्ड एलायंस बेस पर पहुंचने पर किसी ने लिन शेन को पहचान लिया। एक लड़की जो लगभग 17 या 18 साल की लग रही थी लिन शेन के पास दौड़ी। उसकी आंखें जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई थीं और उसने पूछा, क्या आप प्लेबॉय लिन शेन हैं? मैं लिन शेन हूं, लेकिन मैं प्लेबॉय नहीं हूं, लिन शेन ने कहा। अपनी गलती का एहसास करते हुए लड़की ने माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करें लिन शेन, मेरा नाम जुओ किंगमेंग है और मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करती हूँ। क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? एक ऑटोग्राफ? लिन शेन थोड़ा चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा और उलझन में पूछा, आप वास्तव में मेरे बारे में क्या प्रशंसा करते हैं? बेशक ये टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने के लिए है। मैंने सुना है कि केवल असाधारण रूप से अच्छी प्रतिभा वाले लोग ही टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर सकते हैं। आप लाखों में एक होंगे, एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति। लगभग 20 वर्षों में केवल बाई शेनफेई और ओयांग यू ने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल की है और आप तीसरे हैं, जुओ किंगमैन ने गंभीरता से कहा। आप गलत हैं, मैंने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल नहीं की है, लिन शेन ने धैर्यपूर्वक समझाया। ये कैसे संभव है? जुओ किंगमैन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यदि आपने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल नहीं की है तो बाई शेनफेई आपको अपने उम्मीदवारों में से एक के रूप में कैसे सूचीबद्ध कर सकती है? शायद यह एक गलतफहमी है, शायद कोई और लिन शेन है जिसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल की है, लेकिन मैंने निश्चित रूप से नहीं किया है। लिन शेन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि आसपास के लोग उसे सुन सकें। वह इसके लिए दोष लेने को तैयार नहीं था। क्या ऐसा है? जुओ किंगमैन संदेह से भरा हुआ लग रहा था। हाँ, बिल्कुल यही है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसने किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल की हो, तो मेरा सुझाव है कि आप बाई शेनफेई और ओयांग यूडू की तलाश करें, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तो जुओ किंगमैन ने निराश होकर कहा। ये देखकर कि स्वॉर्ड एलायंस के लोग अचानक एहसास के संकेत दे रहे थे, जैसे कि उन्होंने किसी आंतरिक संघर्ष को हल कर लिया हो, लिन शेन को बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनके चेहरे अभी भी कुछ असहज थे, जैसे कि कह रहे हों, मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। किसी अज्ञात जगह से कोई व्यक्ति जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना हो टैलेंट थ्योरी में कैसे महारत हासिल कर सकता है? मुझे पता था कि ऐसा ही था।
लेकिन दोष स्वीकार करने की तुलना में लिन शेन को लगा कि वे चेहरे अभी भी स्वीकार्य थे। यह एक अच्छी शुरुआत है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं दूसरे ठिकानों पर घूमूंगा और सबको बता दूंगा कि बाई शेनफेई द्वारा उल्लिखित लिन शेन मैं नहीं हूं। इससे समस्या हल हो जानी चाहिए, लिन शेन ने खुद से सोचा। हालांकि सबसे अच्छी तरह से बनाई गई योजनाएं अक्सर गलत साबित हो जाती हैं, और जैसे ही लिन शेन ने खुद पर से दोष हटाना शुरू किया, उसने देखा कि दूसरे ठिकानों से लोग तलवार गठबंधन में आ रहे हैं और काफी हंगामा कर रहे हैं। जीवित ओयांग यूडू। जुओ किंगमैन की आंखें लगभग दिल के आकार में बदल गईं। तलवार गठबंधन के अन्य सदस्यों ने भी नजर घुमाई और कई युवा नेता ओयांग यूडू का अभिवादन करने गए। ओयांग यूडू यहाँ है, क्या वह मेरे लिए आ रहा है? लिन शेन उदास महसूस कर रहा था। वह बस राक्षसों से लड़कर अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, इन लोगों पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। ओयांग यूडू ने तलवार गठबंधन के सदस्यों के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिन शेन की ओर चल पड़ा। ओयांग यूडू लिन शेन के लिए आया था। तो लिन शेन बाई शेनफेई ने जिस बारे में बात की थी, वह वास्तव में ये लिन शेन है। उसने अभी अभी मुझे लगभग बेवकूफ़ बना दिया था। जुओ किंगमैन को दुख हुआ। अन्य लोग भी गपशप करने के लिए उत्सुक चेहरों के साथ देख रहे थे, जैसे कि वे कुर्सियां और कुछ सूरजमुखी के बीच हथियाने से बस चूक गए हों। नमस्ते, मैं ओयांग यूडू हूँ। ओयांग यूडू ने लिन शेन को एक दोस्ताना हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया। लिन शेन ने भी अपना हाथ बढ़ाया और ओयांग यूडू से हाथ मिलाया। लिन शेन को उम्मीद थी कि कहानियों में खलनायकों की तरह ओयांग यूडू उसे चुनौती देने या उसे सबक सिखाने के लिए उसका हाथ जोर से दबाएगा। लेकिन ओयांग यूडू ने उसे हल्के से दबाया और छोड़ दिया, मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपने प्रतिभा सिद्धांत में भी महारत हासिल कर ली है। मैं आपके साथ प्रतिभा सिद्धांत पर चर्चा करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसने लिन शेन को एक छोटी नोटबुक देते हुए कहा, इसमें प्रतिभा सिद्धांत के अभ्यास से प्राप्त मेरी अंतर्दृष्टि है, स्टील से लेकर क्रिस्टल बेस तक का विस्तृत रिकॉर्ड। एक नज़र डालें, अगर यह उपयोगी है तो इसे रखें। यदि नहीं, तो आप इसे बाद में मुझे वापस कर सकते हैं। यदि आपको भविष्य में अपनी साधना में किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है, तो आप मुझे खोजने के लिए सीधे गॉड्स लव बेस कैंप में भी आ सकते हैं। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही क्रिस्टल बेस तक पहुंच जाएंगे। लिन शेन कहना चाहता था कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, उसने प्रतिभा सिद्धांत में बिल्कुल भी महारत हासिल नहीं की है। लेकिन ओयांग यूडू पहले ही दूर हो चुका था और उसने लिन शेन को बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वह स्वॉर्ड एलायंस शिविर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, ओयांग यूडू को कुछ याद आया। उसने अपना सिर घुमाया और दूर से लिन शेन को पुकारा, लिन शेन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अध्याय 135, बर्फीली ठंडी गुफा। क्या इसका क्या मतलब है? जुओ किंगमैन की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, उसकी गपशप करने वाली आत्मा बेतहाशा जल रही थी। सिर्फ जुओ किंगमैन ही नहीं, बल्कि स्वॉर्ड एलायंस के दूसरे म्यूटेटर और जू परिवार के लोग लिन शेन की तरफ देख रहे थे, जो अपनी डायरी पकड़े हुए और अजीबोगरीब भावों के साथ वहां खड़ा था। ओयांग यूडू के शब्द, लिन शेन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ने वाकई बेतुकी अटकलों को जन्म दिया। जिस तरह 1000 लोगों के 1000 अलग अलग हेमलेट होते हैं, उसी तरह अलग अलग लोगों द्वारा सुने जाने पर इस वाक्यांश की अलग अलग व्याख्याएं हुईं। कुछ लोगों का मानना था कि ओयांग यूडू का मतलब था कि वह क्रिस्टल बेस लेवल पर लिन शेन का इंतजार कर रहा था, लिन शेन के क्रिस्टल बेस में प्रमोशन के बाद लड़ाई की उम्मीद कर रहा था, जो पर्पल फॉरबिडन पिनेकल से एक चुनौती थी। दूसरों का मानना था कि ओयांग यूडू और प्लेबॉय के बीच एक अनिश्चित रिश्ता था। प्लेबॉय की पृष्ठभूमि भयावह होनी चाहिए और उतनी सरल नहीं जितनी सतह पर दिखती है। यहाँ तक कि ओयांग यूडू को भी चापलूसी करने की जरूरत महसूस हुई। फिर कुछ लोग थे, जैसे जुओ किंगमैन, जिनके पास एक अलग तरह की व्याख्या थी, और यह वह व्याख्या थी जिसने लिन शेन की ओर उनके नज़रिए को अजीब बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी तरह की व्याख्याएं थीं, यहाँ तक कि लिन शेन खुद भी यह नहीं समझ पाए कि ओयांग यूडू का वास्तव में क्या मतलब था। अगर ओयांग यूडू सीधे उसे थप्पड़ मारने के लिए आता, तो लिन शेन को यह सामान्य लगता। वास्तव में उसे लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी तीव्र ईर्ष्या के साथ मिलते हैं, लड़ाई अपरिहार्य है। बेशक लिन शेन खुद को ओयांग यूडू का रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था, उसे बस यही लगता था कि ओयांग यूडू उसे इसी तरह देखता है। अब जब ओयांग यूडू ने ये कार्ड खेला तो लिन शेन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसने उसे साधना संबंधी अंतर्दृष्टि दी थी और कहा था कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वह उससे संपर्क करे, और यह आखिरी वाक्य कहकर लिन शेन को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। आखिर इस ओयांग यूडू का क्या मतलब है? लिन शेन भी स्पष्ट नहीं था, वह अपने अंतिम शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाया। लिन शेन ने अभी अभी थोड़ा दोष कम करना शुरू किया था, लेकिन ओयांग यूडू की वजह से उसने फिर से इसे मजबूती से अपने कंधों पर ले लिया।
यहाँ तक कि जू त्यानगे भी आया और लिन शेन से फुसफुसाया, शेन, क्या तुम्हारे परिवार में कोई रिश्तेदार है जिसका ओयांग परिवार से लेन देन है? नहीं, लिन शेन ने हंसी और आंसू के मिश्रण के साथ कहा। ओयांग यूडू, जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे भी ज्यादा डरावना है, तू शियाओदाओ ने गंभीरता से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? जू त्यानगे ने उत्सुकता से पूछा। उसने खेती की अंतर्दृष्टि साझा करने और यहाँ तक कि लिन शेन को प्रतिभा सिद्धांत में अपनी पूरी क्षमता से मदद करने की पेशकश की है, क्योंकि उसके पास इतना मजबूत आत्मविश्वास है कि यह भयानक है। उनका मानना है कि भले ही वे प्रतिभा सिद्धांत का उसी तरह अभ्यास करें, भले ही लिन शेन के पास उसका अनुभव हो, भले ही लिन शेन हर संभव तरीके से कड़ी मेहनत करें, उन्हें परवाह नहीं होगी और वास्तव में अधिक प्रसन्न होंगे। वह एक प्रतिद्वंद्वी चाहता है, कोई ऐसा जो एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। दूसरे शब्दों में, वह अभी किसी को चुनौती नहीं मानता है। इस दुनिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है। वह अकेला महसूस करता है और ऐसे प्रतिद्वंद्वी के उभरने की लालसा रखता है। जितना अधिक तू शियाओदाओ बोलता गया, उसकी नज़र उतनी ही तेज होती गई। उसे लगा कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। उसे अनदेखा किया जा रहा है, जिससे वह असहज हो गया। जू त्यानगे हैरान था, क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं? अगर कोई है, तो वह व्यक्ति ओयांग यूडू ही होगा, तू शियाओदाओ ने गंभीरता से कहा। शेन, तुम्हारा ये प्रतिद्वंद्वी थोड़ा टेढ़ा है, जू त्यानगे ने टिप्पणी की। लिन शेन को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। ओयांग यूडू टेढ़ा था या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने वैसे भी टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल नहीं की थी। ओयांग यूडू की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा, जो लिन शेन के लिए अच्छा था। एक बार जब भविष्य में गलतफहमी दूर हो जाती है, तो ओयांग यूडू चाहे कितना भी टेढ़ा हो जाए, यह उससे संबंधित नहीं होगा। अगर ओयांग यूडू उसके साथ किसी झंझट में उलझने पर जोर देता है, तो लिन शेन ओयांग यूडू को बलिदान प्रभामंडल का स्वाद चखने देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। दायरे के राजा साधना उपकरण के सक्रियण का समय निकट आ रहा था। तलवार गठबंधन के सदस्यों ने झील के किनारे सभी को इकट्ठा किया। सभी म्यूटेटर रियल्म किंग ग्रह की यात्रा के लिए तैयार थे। वे एक साथ इकट्ठे होकर टेलीपोर्टेशन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निर्धारित समय पर रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस वास्तव में एक बार फिर सक्रिय हो गई। जैसे ही क्रिस्टल के छल्ले घूमे, वे एक पोर्टल में बदल गए। झील के किनारे सभी को अपने अंदर खींच लिया। लिन शेन, जो पहले से ही इस प्रक्रिया के आदी थे, स्थिर रूप से जमीन पर उतरे। अधिकांश जू परिवार के सदस्य और स्वॉर्ड एलायंस के लोग पास में ही थे। केवल एक छोटा सा हिस्सा अलग था, लेकिन वे बहुत दूर नहीं होने चाहिए थे और अभी भी आसपास के क्षेत्र में थे। हर कोई अपने आसपास के क्षेत्र का आंकलन कर रहा था, लेकिन वे खुद को असमंजस में पा रहे थे। ये कौन सी जगह है? जू त्यानगे ने आश्चर्य से पूछा, चारों ओर देखते हुए पाया कि वे एक विशाल ठंडी गुफा में थे। गुफा मोटी बर्फ के क्रिस्टल से भरी हुई थी, जो हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड उत्सर्जित कर रही थी। बर्फ के क्रिस्टल के भीतर प्रकाश के धब्बे थे। गहरे नीले रंग की चमक ने क्रिस्टल को और भी ठंडा और अधिक भयावह बना दिया। जल्द ही सभी को पता चला कि अजीब ठंडी गुफा का कोई निकास नहीं था और यह केवल एक अंडाकार संलग्न स्थान था। ये ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ जगह काफ़ी बड़ी है, लेकिन हवा का संचार नहीं है। यहाँ इतने सारे लोगों के होने से ऑक्सीजन जल्द ही खत्म हो जाएगी, स्वॉर्ड एलायंस के युवा नेता जुओ किंगलोंग ने गंभीर स्वर में कहा। लिन शेन और अन्य लोग भी समस्या से अवगत थे, क्योंकि वे चारों ओर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ग्लेशियर दरारें मिल जाएंगी। अगर दरारें होती तो हवा बह सकती थी और वे बच सकते थे। एक बार 3 दिन की सीमा पूरी हो जाने के बाद वे वापस लौट सकते थे। हालांकि सभी को जल्द ही ये देखकर निराशा हुई कि बर्फीली गुफा में एक भी दरार नहीं थी। ये पूरी तरह से मोटी बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थी, जिसकी गहराई अज्ञात थी। ऐसा लगता है कि यहाँ एक दरार है, किसी ने उत्साह से कहा। लोग जल्दी से बर्फ के क्रिस्टल के एक स्थान पर कई दरारें देखने के लिए इकट्ठा हुए, जो गुलदाउदी की पंखुड़ियों की तरह बाहर की ओर निकल रही थीं। इस समय तक सभी को घुटन महसूस हो रही थी और उन्हें पता था कि वे वास्तव में एक बंद जगह में थे। अगर उन्हें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला या वे जल्दी से बाहर नहीं निकल पाए, तो वे सभी यहाँ दम घुटने से मर जाएंगे। हालांकि वे बर्फ के क्रिस्टल को बेतरतीब ढंग से तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि वे एक विशाल ग्लेशियर के नीचे हो सकते हैं। अगर बर्फीली गुफा ढह गई, तो वे सभी अंदर जिंदा दफन हो जाएंगे। मुझे कोशिश करने दो, जुओ किंगलोंग ने एक पल के लिए सोचा। एक पेट लॉन्चर निकाला, लेकिन तुरंत इसे फायर नहीं किया। इसके बजाय उसने एक पेट कैप्सूल और एक चाबी निकाली और उसके बाद ही इसे सक्रिय किया। लिन शेन और अन्य लोगों ने जुओ किंगलोंग के सामने एक बड़ा धातु का केचुआ देखा। जुओ किंगलोंग ने समझाया, यह अलॉय लेवल अलॉय बोरिंग ड्रैगन है। ये पहाड़ों और धरती के माध्यम से सुरंग बनाने में माहिर है।
इसकी अनूठी शारीरिक संरचना के कारण ये चट्टानों और मिट्टी में खुदाई करते समय आसानी से पतन का कारण नहीं बनता है। हालांकि मैंने इसे कभी बर्फ में ड्रिल करते नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि यह ग्लेशियल पतन को ट्रिगर कर सकता है या नहीं। क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? आइए हम सब मिलकर कोई निर्णय लें। किसी ने आपत्ति नहीं की क्योंकि किसी के पास कोई बेहतर विचार नहीं था। सभी ने अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का उपयोग किया, दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने शरीर को कवच से सुरक्षित किया। फिर उन्होंने देखा कि जुओ किंगलोंग ने एलॉय बुरोइंग ड्रैगन को नियंत्रित किया, दरारों वाले क्षेत्र की ओर ड्रिलिंग की, जो बाहर से सबसे अधिक संभावित कनेक्शन था। एलॉय बुरोइंग ड्रैगन की नोक सिकुड़ गई, एक ड्रिल बिट की तरह एक शंकु आकार बना और फिर धीरे धीरे दरार के केंद्र की ओर ड्रिल किया। जैसे ही एलॉय बुरोइंग ड्रैगन ने बर्फ के क्रिस्टल पर दरार को छुआ, सभी ने अचानक अपने पैरों के नीचे एक हिंसक कंपन महसूस किया। न केवल जमीन बल्कि उनके चारों ओर की बर्फ की दीवारें भी हिलने लगीं। नहीं, ये हिल नहीं रहा था, ये छटपटा रहा था। बर्फ के क्रिस्टल नर्म, सिकुड़ते और लहराते हुए लग रहे थे। दरारें अचानक चौड़ी हो गईं, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। घबराहट में हर कोई उस छेद की ओर भागना चाहता था। लेकिन अगले ही पल सभी ने एक अजीब सी चीख सुनी और फिर देखा कि एक ज्वार की लहर जैसी कोई चीज खुले स्थान से अंदर आ रही है, जिसने सभी को अस्त व्यस्त कर दिया। लानत है, क्या हम किसी बेस वेरिएंट प्राणी के पेट के अंदर हैं? लिन शेन ने मन ही मन को कोसा, उसे कुछ बुरा लग रहा था। इस समय शायद दूसरों के मन में भी लिन शेन जैसा ही विचार आया होगा, लेकिन किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। लहर जैसा तरल अंदर आता रहा और जल्दी ही जगह भर गई। कोई व्यक्ति दर्द से चिल्लाया, बर्फ की दीवारों से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका सुरक्षात्मक कवच बिखर गया था। तरल अत्यधिक संक्षारक निकला। अध्याय 136 दुविधा। जो लोग चिल्ला रहे थे वे म्यूटेटर थे, जिनका बेस म्यूटेशन का स्तर अपेक्षाकृत कम था। उनके कवच उनके शरीर को पूरी तरह से ढकने में असमर्थ थे। एसिड जंग के कारण सभी के शरीर पर मौजूद वस्त्र तरल में तेजी से सड़कर चिथड़े हो गए। जिन स्थानों पर कवच में सुरक्षा की कमी थी, वहां तरल ने उनके मांस को इस तरह से जंग लगा दिया जैसे कि वह सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आया हो। जिनके पास बेस म्यूटेशन की उच्च डिग्री थी, जो उनके कवच द्वारा पूरी तरह से घिरे हुए थे, उनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये केवल क्रिस्टल बेस लेवल पर ही सही था। जो मिश्र धातु स्तर पर थे, उनके मिश्र धातु के कवच तरल में डूबे रहने पर सतह पर बुलबुले बन गए, जिससे जंग के लक्षण दिखाई दिए। लिन शेन का कवच केवल स्टील लेवल पर था, जो आश्चर्यजनक रूप से तरल में मिश्र धातु के कवच की तरह ही टिका रहा, जिसमें जंग के केवल मामूली लक्षण दिखाई दिए और जल्द ही इसे तोड़ा नहीं जा सका। सौभाग्य से इस बार आए म्यूटेटर्स में से केवल लिन शेन ही स्टील लेवल पर था। क्रिस्टल बेस लेवल पर जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों ने उन लोगों को उठाया जिनके कवच उनके पूरे शरीर को नहीं ढक पाए थे, ताकि वे थोड़ी देर के लिए तरल से बच सकें। टू शियाओदाओ ने लिन शेन को तरल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लिन शेन ने उसे रोकने के लिए अपना सिर हिलाया। उसके शरीर के अंदर विकास सिद्धांत पहले से ही काम करना शुरू कर चुका था, उसके कवच में घुस गया था और अब उसे मजबूत और उत्परिवर्तित कर रहा था। विकास सिद्धांत वास्तव में एक दिव्य कला है, लिन शेन ने अंदर से आश्चर्यचकित होकर कहा। भले ही वह उपहार सिद्धांत में साधना कर सकता था, लेकिन वह स्विच नहीं करना चाहेगा। तरल ने पूरी जगह को नहीं भरा, यह अपनी क्षमता के आधे से थोड़ा अधिक तक पहुंचने के बाद रुक गया और जिस छेद से यह बह रहा था उसे बंद कर दिया गया। तरल में भीगे हुए लोगों ने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। 3 दिनों तक इस तरह डूबे रहने से यहाँ के अधिकांश लोग मर जाएंगे। क्रिस्टल बेस लेवल पर मौजूद लोगों को भी लगातार 3 दिनों तक अपनी म्यूटेटर अवस्था को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा वे संभवतः 3 दिनों तक टिक नहीं सकते थे, वे जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगेंगे। हम वाकई किस्मत से बाहर हैं, है न? हम किसी विशाल बेस वेरिएंट प्राणी के पेट के अंदर तो नहीं हैं, है न? जू तियानगे ने उदास होकर कहा। अंतरिक्ष के हिलना बंद होने के बाद अपना सिर तरल से बाहर निकाला। अब इसे देखते हुए ये संभावना काफी अधिक लगती है, लिन शेन ने जोर से सोचा। हर किसी ने अपनी बात कही, लेकिन इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। किसी ने भी ऐसी जगह पर ले जाए जाने की उम्मीद नहीं की थी। अगर हम वास्तव में एक विशाल प्राणी के पेट में हैं, तो एक पाचन तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से हम बच सकते हैं। चलो अलग हो जाते हैं और खोज करते हैं, जुओ किंगलोंग ने कहा, इसे बहुत ही सुंदर ढंग से कहा, हालांकि हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। इस विचार को घृणित मानने के बावजूद इस समय किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक वे जीवित रह सकते थे और बाहर निकल सकते थे, असुविधा की परवाह कौन करता है। कुछ लोगों ने ऊपर खोज की, जबकि कई क्रिस्टल बेस लेवल पर तरल में गोता लगाते हुए नीचे संभावित निकास की तलाश कर रहे थे। काफी देर तक खोज करने के बाद उस प्रवेश द्वार के अलावा जहां से तरल डाला गया था, उन्हें कोई अन्य संभावित निकास नहीं मिला। क्या ये विशालकाय प्राणी पिक्सियू है जो केवल खाता है और कभी मलत्याग नहीं करता?
जू त्यानगे ने ऐसी टिप्पणी की जिसने बाकी सभी के पहले से ही उदास मूड को और खराब कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार मनुष्य के पेट में 2 छिद्र होते हैं, लेकिन कुछ जानवरों के लिए ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, मवेशियों के 4 पेट होते हैं और उनमें से कुछ के पेट में केवल एक छिद्र होता है, किसी ने जवाब दिया। अगर हम वास्तव में एक विशालकाय प्राणी के पेट के अंदर हैं, तो अब हमारा एकमात्र विकल्प उसी छिद्र से बाहर निकलना है, एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया। निकास खोजने पर जोर क्यों दिया जाए? बस इसके पेट को फाड़ दो और हम बाहर निकल आएंगे, तू शियाओदाओ ने शांत भाव से कहा। इसके साथ ही सभी के दिमाग में एक विचार आया। दरअसल पहले वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे एक हिम्मत गुफा में फंस गए हैं। उन्हें डर था कि अगर कोई ढह जाए तो वे जिंदा दफन हो जाएंगे। अब जब उन्हें एहसास हो गया है कि यह जगह कोई हिम्मत गुफा नहीं है, बल्कि बहुत संभव है कि यह किसी विशालकाय जीव का आंतरिक भाग हो, तो इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। उन्हें भागने के लिए बस उसके पेट को तोड़ना होगा और ऐसा करके वे विशालकाय जीव को मार सकते हैं। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। अभी कुछ देर पहले तनाव बहुत अधिक था और आदतन सोच ने तुरंत प्रतिक्रिया को रोक दिया। अब तू शियाओदाओ की याद दिलाने पर सभी को जल्दी से समझ में आ गया और किसी ने तुरंत चाकू लिया और बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिखने वाली दीवार को काटना शुरू कर दिया। जब वे पहली बार आए थे तो बर्फ के क्रिस्टल जैसी दीवार सख्त थी, लेकिन जब उन्होंने इसे अब काटा तो ये रबर को काटने जैसा था। ब्लेड अंदर धंस गया लेकिन कट नहीं सका और फिर वापस उछल गया। मैं ये करूंगा। एक क्रिस्टल बेस लेवल ने अपनी जेड जैसी माउंटेन कुल्हाड़ी उठाई, अपनी सारी ताकत ब्लेड में केंद्रित की और बर्फ की दीवार पर क्रूरतापूर्वक वार किया। क्रिस्टल बेस लेवल की शक्ति क्रिस्टल बेस सामग्री से बने हथियार के साथ मिलकर आसानी से मोटी स्टील की दीवार को भी भेद सकती है। लेकिन जब माउंटेन एक्स ने बर्फ के क्रिस्टल की दीवार पर प्रहार किया तो पूरा ब्लेड अंदर धंस गया और फिर वापस उछल गया। पलटाव इतना जोरदार था कि क्रिस्टल बेस लेवल कुल्हाड़ी को पकड़ नहीं सका, जो उनकी पकड़ से बाहर निकल गई। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि कुल्हाड़ी से मारे गए स्थान पर एक खरोंच तक नहीं थी। इस चीज की मजबूती असाधारण है, क्रूर बल इसे नहीं तोड़ सकता, कुछ तेज कोशिश करो। जुओ किंगलोंग ने फिर से अपने मिश्र धातु बुरोइंग ड्रैगन को बुलाया ताकि इसकी बुरोइंग क्षमता के साथ एक छेद बनाया जा सके। बुरोइंग ड्रैगन ने अपने शंक्वाकार सिर को अत्यधिक कठोर बर्फ के क्रिस्टल की दीवार की ओर निशाना बनाया। अगले ही पल लिन शेन ने बुरोइंग ड्रैगन के सिर को एक वास्तविक ड्रिल बिट की तरह बेतहाशा घूमते देखा। जल्दी से बुरोइंग ड्रैगन का सिर अंदर धंस गया और उसका शरीर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था, सोच रहा था कि शायद उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन फिर बुरोइंग ड्रैगन की गति धीमी हो गई और आखिरकार पूरी तरह से रुक गई। अगले ही पल बुरोइंग ड्रैगन का शरीर अचानक वामावर्त घूमने लगा और जैसे ही वह घूमा वह बाहर निकल गया। उसका शरीर अब कॉकस्क्रू की तरह मुड़ गया। बर्फ के क्रिस्टल की दीवार एक बार फिर बिना किसी निशान के अपनी मूल स्थिति में लौट आई। ये देखकर सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बैठने और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, सभी ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ ने विशेष रूप से तेज क्रिस्टल बेस हथियार निकाले, कुछ ने शक्तिशाली क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को बुलाया। सभी क्रिस्टल दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तू शियाओदाओ ने अपने छोटे चाकू से भी कोशिश की, लेकिन बाकी सभी की तरह उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई भी बर्फ के क्रिस्टल की दीवार पर निशान नहीं छोड़ सका, बल्कि उनके हंगामे ने कई और झटके पैदा किए। अंदर का तरल अस्त व्यस्त रूप से घूमने लगा और कुछ उठे हुए म्यूटेटर वापस अंदर गिर गए। उनकी चीखें एक के बाद एक गूंज रही थीं। इस तरह से आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल उस छेद से ही बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, जुओ किंगलोंग ने सभी को रुकने का निर्देश देते हुए कहा। सभी जानते थे कि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वे निकल सकते थे, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वे इस छोटे से छेद से बच भी सकते थे या नहीं। अगर वे बच भी गए तो भी वे संभवतः उस विशालकाय प्राणी के मुंह में चले जाएंगे। कुछ बार काटे जाने पर कौन इसे बर्दाश्त कर सकता है? इसके अलावा यह मानते हुए कि वे इतने भाग्यशाली थे कि विशालकाय प्राणी के मुंह से निकल गए, क्या वह प्राणी उन्हें जाने देगा? क्रिस्टल बेस लेवल की ताकतें उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वे उस विशालकाय प्राणी का मुकाबला कैसे कर सकते थे? हालांकि वे असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जोखिम लेने और प्रयास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अध्याय 137 एक बंदूक दीवार को भेदती है। बैकक्वोट इस बार जुओ किंगलोंग ने एक क्रिस्टल बेस तलवार ढाल योद्धा पालतू जानवर को बुलाया और दरार पर पहुंचा। उसके हाथ में रॉक क्रिस्टल तलवार ने केंद्र बिंदु की ओर भयंकर वार किया। हर कोई तैयार था। जैसे ही प्रवेश द्वार खुलता वे तुरंत तरल बैकफ्लो के खिलाफ धक्का देते और बाहर निकल जाते। रॉक क्रिस्टल तलवार ने दरार के केंद्र बिंदु में जोर से वार किया और अप्रत्याशित रूप से इस बार दरार नहीं खुली और एक प्रवेश द्वार बन गई। हर कोई हैरान था और जुओ किंगलोंग और भी अधिक आग्रहपूर्वक तलवार ढाल योद्धा से अपनी तलवार को आगे बढ़ाने का आग्रह कर रहा था, लेकिन परिणाम वही था, दरार खुलने का कोई संकेत नहीं दिखा।
हम खत्म हो गए। इस समय सभी ने अपने दिलों में निराशा की एक बड़ी भावना महसूस की। अगर दरार नहीं खुली तो वे आशा की एक किरण के बिना भी थे। बाहर निकलने में असमर्थ, हर कोई यहाँ मर जाएगा। कोई भी नहीं बोला, केवल तलवार ढाल योद्धा अपनी तलवार से वार करता रहा और दमनकारी माहौल ने इसे कुछ हद तक दम घोंटने वाला बना दिया। केवल फंसे हुए म्यूटेटर ही नहीं, बल्कि फुटेज देखने वाले बाहर के लोग भी गुफा के अंदर की छवियों को देखते हुए ऐसा महसूस कर रहे थे कि वे सांस लेना भूल गए हैं। ये यूजेन का चेहरा चादर की तरह सफ़ेद था। उसे डर था कि लिन शेन अंदर मर जाएगा। स्वॉर्ड एलायंस बेस पर सभी लोग गंभीर चेहरे वाले थे। कमांड पोजीशन में बैठे एस्केंडर विशेष रूप से भयानक दिख रहे थे। म्यूटेटर के समूह में जुओ किंगलोंग और जुओ किंगमैन के अलावा कई अन्य युवा लोग थे जिन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अगर वे सभी अंदर मर गए तो इसका स्वॉर्ड एलायंस पर अभी कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों में जब युवाओं की नई पीढ़ी बड़ी हो जाएगी तो स्वॉर्ड एलायंस के लिए अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल होगा। जू परिवार का मुखिया और भी पीला पड़ गया, क्योंकि जू तियानगे ही वह उत्तराधिकारी था जिसे वह तैयार कर रहा था। अगर वह अंदर मर गया तो जू परिवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लिन शेन, तुम छोटे कमीने, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब और जोखिम नहीं उठाओगे। लिन मियाओ ने आसमान की ओर इशारा किया और एक हाथ अपने दिल पर रखकर शाप दिया। उसने महसूस किया कि उसका दिल दर्द से तड़प रहा है, एक असहनीय पीड़ा। अंतरिक्ष के अंदर लिन शेन ने तलवार ढाल योद्धा के बार बार निरर्थक प्रहारों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं, ये जानते हुए कि अगर यह जारी रहा तो वे सभी यहाँ मरने वाले थे। भाई जुओ, तलवार ढाल योद्धा को थोड़ा पीछे हटने दो, मैं इसे आजमाता हूँ, लिन शेन ने जुओ किंगलोंग के पास जाकर कहा। जुओ किंगलोंग ने लिन शेन की ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिन शेन क्या करने की योजना बना रहा था, इस समय थोड़ी सी भी उम्मीद कोशिश करने लायक थी। सभी ने अपना ध्यान लिन शेन की ओर लगाया। हालांकि वह सिर्फ स्टील लेवल का था, फिर भी प्लेबॉय की उपाधि का कुछ महत्व था। वे सभी जानते थे कि लिन शेन के पास बहुत उच्च स्तरीय पालतू लॉन्चर था, और हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि पालतू लॉन्चर इस स्थिति में कुछ खास कर सकता है, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वह सफल हो सकता है। लिन शेन ने एंजल रिवॉल्वर नहीं निकाली, हालांकि उसमें कई उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर भरे हुए थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि एंजल रिवॉल्वर की फायरिंग दर के साथ भी अंदर के उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर अजीब बर्फ क्रिस्टल की दीवार को भेद नहीं सकते थे। क्या मैं एक पल के लिए आपकी बंदूक उधार ले सकता हूँ? लिन शेन तरल के माध्यम से तलवार गठबंधन के एक क्रिस्टल बेस पावर हाउस की ओर बढ़े, अपनी पीठ पर लाल क्रिस्टल लंबे भाले की ओर इशारा करते हुए पूछा। जरूर। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिस्टल बेस पावर हाउस ने फिर भी लाल क्रिस्टल लंबा भाला लिन शेन को सौंप दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन शेन क्या करना चाहता था। लाल क्रिस्टल लंबे भाले का वजन एक त्रिशूल के बराबर था और इसकी नोक असाधारण रूप से तेज थी। हर कोई लिन शेन को देख रहा था, उत्सुक था कि वह क्या करने जा रहा है। लिन शेन ने लंबे भाले को पानी से बाहर निकाला, उसे 2 बार घुमाया, उसके वजन का अंदाजा लगाया, फिर भाले को दरार के सामने ले गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को पूरी तरह से तरल में डुबो दिया। चूंकि दरार का अधिकांश हिस्सा तरल में डूबा हुआ था, इसलिए अगर लिन शेन को केंद्र बिंदु पर वार करना था तो उसे तरल में रहते हुए भाले को आगे बढ़ाना था। लिन शेन को भाला चलाने और तरल में बर्फ के क्रिस्टल की दीवार पर वार करने का प्रयास करते देख हर कोई अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। बैकक्वोट, उन्हें नहीं लगा कि लिन शेन कमजोर है। वास्तव में वे उसे बहुत शक्तिशाली मानते थे, लेकिन उस शक्ति का श्रेय उसके एंजल रिवॉल्वर को दिया जाता था, न कि उसकी अंतर्निहित शक्ति को। अंतर्निहित शक्ति के मामले में यहाँ हर एक व्यक्ति आश्वस्त था कि वे लिन शेन से आगे निकल गए हैं। बर्फ के क्रिस्टल की दीवार, जिसे क्रिस्टल बेस लेवल से पूरी ताकत से हमला करके भी नहीं तोड़ा जा सकता, स्टील लेवल का वह व्यक्ति किस काम का होगा, भले ही उसके पास क्रिस्टल बेस मटेरियल से बना भला हो। प्लेबॉय क्या कर रहा है? उसे गंभीरता से विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी ताकत आइस क्रिस्टल की दीवार को तोड़ सकती है ना? उसे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पेट के साथ अपने पेट लॉन्चर का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, तब शायद एक पतली संभावना हो। जब किसी की जान को खतरा हो तो तर्कहीन तरीके से काम करना सामान्य बात है। कई लोगों को लगा कि लिन शेन की कार्रवाई तर्कहीन थी। समय बर्बाद करने के बजाय अन्य क्रिस्टल बेस पावर हाउस को कोशिश करने देना बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अगर क्रिस्टल बेस के लिए यह संभव था तो जुओ किंगलोंग और अन्य लोग लिन शेन को आगे बढ़ते हुए देखते हुए खड़े नहीं रहेंगे। लिन शेन का पूरा शरीर तरल में डूब गया, उसके कवच पर लगातार छोटे छोटे बुलबुले बन रहे थे। उसने वही रुख अपनाया जो वेई वुफू ने उसे सिखाया था, फिर एक हाथ से लाल क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर पकड़े हुए उसने टूटी हुई आइस क्रिस्टल दीवार की ओर कुछ इशारे किए। अरे यार, वह अभी भी एक हाथ से भाला पकड़े हुए है। अब भी, क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो प्लीज? इस दृश्य को देखकर किसी ने बड़बड़ाया। मृत्यु तो बस एक पल है, लेकिन शालीन होना जीवन भर के लिए है।
प्लेबॉय वास्तव में हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। सुरुचिपूर्ण, वास्तव में बहुत ही सुंदर। चाहे ये काम करे या न करे, कम से कम वह स्टाइल में तो पूरी तरह से पारंगत है। यहाँ तक कि फंसे हुए म्यूटेटर्स को भी लगा कि लिन शेन बहुत ज्यादा कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में वह अभी भी पोज दे रहा था। तुम जानते हो, शेन की हरकत का कोई गहरा उद्देश्य होना चाहिए। अपने अधीनस्थों को बुदबुदाते हुए सुनकर जू तियानगे ने तुरंत बीच में आकर डांटा। ये सिर्फ लिन शेन का बचाव करने के लिए नहीं था, मुख्य रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर लिन शेन विफल हो गए तो वे और भी ज्यादा निराश हो जाएंगे। तू शियाओदाओ ने लिन शेन को ध्यान से देखा, अपने आप से सोचते हुए, क्या वह अब उपहार सिद्धांत का उपयोग करने जा रहा है? उपहार सिद्धांत का कौन सा सरल अनुप्रयोग उसे इस आइस क्रिस्टल दीवार को तोड़ने में सक्षम बना सकता है जिसे क्रिस्टल बेस की ताकत भी नहीं खोल सकती? लिन शेन अकेले भाला नहीं पकड़ना चाहता था, समस्या ये थी कि उसने केवल इस एक चाल का अभ्यास किया था। केवल इस रुख से ही वह अपनी सबसे मजबूत शक्ति को प्रकट कर सकता था। भाले पर दोनों हाथों से। वह ये भी नहीं जानता था कि बल कैसे लगाया जाए। स्थिति संभालने के बाद लिन शेन ने लाल क्रिस्टल लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया और अचानक ताकत लगाई भाले को आइस क्रिस्टल दीवार में दरार की ओर धकेल दिया। इस प्रहार के साथ उसने बलि के प्रभामंडल की सारी संचित शक्ति का उपयोग कर लिया। बलि के प्रभामंडल में लगभग 60 विशेषता अंक और उसके अपने 19 शक्ति अंक के साथ इस प्रहार की शक्ति चौंका देने वाले 79 तक पहुंच गई। जिस क्षण भाला आगे बढ़ा उससे एक हल्का लाल प्रभामंडल निकला, बलि के प्रभामंडल की चमक। धमाका। भाले के प्रहार की अपार शक्ति से उनके चारों ओर का तरल हिंसक रूप से विस्थापित हो गया, जैसे कोई विस्फोट बाहर की ओर फैल रहा हो, जिससे पूरा स्थान अराजकता में बदल गया। तरल पदार्थ में हलचल हुई और जुओ किंगलोंग और अन्य लोग उछलते तरल पदार्थ से बेतरतीब ढंग से टकराए और आइस क्रिस्टल दीवार से टकरा गए। लिन शेन के तीखे प्रहार से भारी दरार वाली आइस क्रिस्टल दीवार उड़ गई और पूरी तरह से टूट गई। एक भयंकर गर्जना के साथ पूरा स्थान अचानक नीचे की ओर गिर गया। अध्याय 138 विशाल वृक्ष। बाहर खड़े दर्शक अपनी आंखें फाड़े हुए थे। उन्होंने केवल तरल पदार्थ को फटते देखा और फिर आइस क्रिस्टल वॉल को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यह क्या बकवास है? प्लेबॉय ने एक ही शॉट में आइस क्रिस्टल वॉल को उड़ा दिया। प्लेबॉय धोखा दे रहा है। उसने जीएम को कितना भुगतान किया? ये फिर से साबित करता है कि रियलम किंग प्लैनेट वास्तव में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक आभासी खेल है। क्या प्लेबॉय ने अपनी मनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया या क्या कोई इस जबरदस्त धोखाधड़ी को संभाल नहीं पाएगा? स्टील लेवल ने क्रिस्टल बेस को पूरी तरह से मात दे दी। अमीर होने से आप वाकई इस तरह खेल सकते हैं? क्या कोई अब भी सोचता है कि ओयांग यूडू और द ग्रेट रेड बुल नाइट मजबूत हैं? मेरा प्लेबॉय बेस म्यूटेशन का असली पायनियर है। जिसने भी ये दृश्य देखा वह चौंक गया और यहाँ तक कि कई एस्केंडर भी इस हमले की शक्ति से दंग रह गए। स्टील लेवल की तो बात ही छोड़िए, क्रिस्टल बेस लेवल में भी इतनी विस्फोटक शक्ति नहीं हो सकती। हालांकि वे केवल आंखों से देख रहे थे, यह आंकलन करने में असमर्थ थे कि यह शक्ति वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। वह प्लेबॉय, क्या उसके पास ब्रह्मांड के किसी बड़े कबीले से कोई गुप्त औषधि हो सकती है? कई बड़े परिवार के सदस्यों ने लिन शेन की पृष्ठभूमि पर संदेह करना शुरू कर दिया। फंसे हुए म्यूटेटर हैरान और उत्साहित दोनों थे, खुद को स्थिर करने और लिन शेन द्वारा विस्फोट किए गए छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंदर की हवा की धाराएं तरल के साथ मिल गईं, उन्हें इतना उछाल दिया कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे, बाहर भागना तो दूर की बात है। उसी समय तेजी से गिरने की अनुभूति ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया। धमाका। एक और तेज आवाज। गिरता हुआ स्थान किसी चीज से टकराया हुआ लग रहा था, जिससे अंदर का तरल और म्यूटेटर बेतहाशा टकरा रहे थे, अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे। थोड़ी देर बाद चीजें आखिरकार स्थिर हो गईं और लोगों ने टूटे हुए छेद से रोशनी आती देखी और वे अविश्वसनीय रूप से चकित थे। उन्होंने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और एक एक करके छेद की ओर रेंगने की कोशिश की। तो शियाओदाओ ने लिन शेन को भी बाहर निकाला। दर्जनों लोगों के रेंगने के बाद, कुछ लोगों को छोड़कर जो तरल से जंग खा गए थे और जमीन पर चिल्ला रहे थे, बाकी लोग उनके सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। यह उनकी कल्पना से अलग था। वे किसी बेस वेरिएंट प्राणी के पेट के अंदर नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक विशाल सफ़ेद जेड पेड़ का सामना किया जो नज़र से दूर था। पेड़ का तना सफ़ेद जेड जैसा था और पत्तियां ठंड की तरह थीं। विशाल छतरी के बीच विशाल आइस क्रिस्टल फल उगाए थे, जिनमें से प्रत्येक अकल्पनीय रूप से विशाल था। जिस स्थान पर वे फंस गए थे वह वास्तव में एक आइस क्रिस्टल फल के अंदर था। गिरा हुआ फल अभी भी उनके बगल में था। फल का खुला सिरा वह जगह थी जहां यह एक शाखा से जुड़ा था। लिन शेन के प्रहार ने उस कनेक्शन को तोड़ दिया था और विशाल फल ऊपर से गिर गया था। ऐसे चमत्कारी पेड़ का सामना करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से हर कोई अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गया।
मुझे खेद है, मैंने इस बंदूक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं आपको एक नई बंदूक से क्षतिपूर्ति करूंगा, लिन शेन ने तलवार गठबंधन के क्रिस्टल बेस से कहा। बल बहुत मजबूत था और बंदूक का सिर प्रभाव में टूट गया, जबकि बैरल में भी दरारें आ गईं। हालांकि यह टूटा नहीं था, लेकिन यह एक और भारी प्रहार का सामना नहीं कर सका, व्यवहारिक रूप से टूटने के बराबर था। लेकिन उस क्रिस्टल बेस ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, टूटी हुई बंदूक ली और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्षतिपूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। मैं इस बंदूक को एक संग्रह के रूप में रखूंगा, मैं जीवन भर इसके बारे में डींग मार सकता हूं। शेन, यह विस्फोटक था। जू त्यानगे ने आकर लिन शेन को अंगूठा दिखाया। तू शियाओदाओ ने लिन शेन को देखा, उसका दिल आश्चर्य और अनिश्चितता से भर गया। क्या टैलेंट थ्योरी वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो गई है? मैंने पहले टैलेंट थ्योरी को कम करके आंका था। यहाँ तक कि कुछ नए आरोही भी शायद ताकत के इस स्तर तक नहीं पहुँच सकते, है न? ऐसा लगता है कि मुझे और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकता हूँ? क्रिस्टल बेस स्तर पर किसी के लिए ऐसी ताकत होना असंभव लगता है। तलवार गठबंधन के सदस्यों ने भी लिन शेन को जटिल भावों के साथ देखा, दोनों ही भाले के प्रहार की शक्ति से चकित और भयभीत थे। लिन, हम वास्तव में इस बार आपके आभारी हैं, अन्यथा हम शायद आपदा से मिल जाते। हम सभी आपके जीवन के ऋणी हैं। अगर भविष्य में कभी भी हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो बस कह दीजिए, ज़ुओ किंगलोंग ने पास आते ही गंभीरता से कहा। ठीक है भाई लिन, अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तलवार गठबंधन निश्चित रूप से आपकी पूरी ताकत से मदद करेगा, ज़ुओ किंगमेंग ने उत्साह से बात करते हुए और लिन शेन की आंखों में सितारे भरकर देखते हुए कहा, जिन्होंने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल की है, वे वास्तव में अलग हैं। सिर्फ ज़ुओ किंगमेंग ही नहीं, अब कई अन्य लोग भी आश्वस्त थे कि लिन शेन ने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है, अन्यथा वह इतना भयानक प्रहार कैसे कर सकता था? तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा, मैं भविष्य में आप सभी को परेशान करूंगा, लिन शेन ने उत्तर दिया। ज्यादा दोस्त होने का मतलब था ज्यादा विकल्प। वह शांतिवादी था, अगर लड़ाई और हत्या से बचना संभव था तो इसमें शामिल न होना ही बेहतर था। इसके अलावा बलिदान प्रभामंडल की शक्ति पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। अब इस तुरुप के पत्ते के बिना सड़क पर उसकी निगरानी के लिए तलवार गठबंधन के सदस्यों का होना अकेले जाने से बेहतर था। लिन शेन को इतना मिलनसार देखकर स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य उसके और भी करीब महसूस करने लगे। क्या कोई जानता है कि यह किस तरह का पेड़ है? लिन शेन ने उस विशाल पेड़ की जांच की, जिसके टूटे हुए हिस्से से अभी भी तरल पदार्थ टपक रहा था। इतना बड़ा पेड़, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। भीड़ ने अपना सिर हिलाया, जिसमें अनुभवी ज़ुओ किंगलोंग भी शामिल थे, जिन्होंने इस विशाल पेड़ की उत्पत्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। सौभाग्य से आसपास कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं था और स्वॉर्ड एलायंस और जू परिवार दोनों के लोगों ने अपने घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया। 20 या 30 लोगों को जंग लगने की चोटें लगी थीं, जिनमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर मामलों में उनके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर जंग दिखाई दे रही थी। साधारण दवाएं शायद ही प्रभावी थीं और घावों को बार बार मेडिकल तरल पदार्थों से धोना पड़ता था। लिन शेन ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। ठंडी आभा उत्सर्जित करने वाला यह विशाल पेड़ वास्तव में एक रंगीन रेगिस्तान में उग रहा था। इस रेगिस्तान की रेत में चमकीले रंग के दाने थे, जिससे ये बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लगता है कि हमें किसी अपरिचित क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमें पहले यहाँ शिविर लगाना चाहिए, किसी को आसपास के क्षेत्र की टोल लेने के लिए भेजना चाहिए और फिर आगे की योजना बनानी चाहिए। भाई लिन, आप क्या सोचते हैं? ज़ुओ किंगलोंग ने लिन शेन और अन्य लोगों से चर्चा की। अच्छा लगता है। लिन शेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे अपरिचित वातावरण में आने के बाद वह बेतहाशा इधर उधर घूमकर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। पेड़ के आसपास का क्षेत्र अस्थायी रूप से सुरक्षित लग रहा था। चर्चा करने के बाद सभी ने पेड़ के पास शिविर लगाया, लेकिन अधिकांश लोगों के बैकपैक तरल पदार्थ से खराब हो गए थे और वे केवल कुछ फटे हुए टेंट ही लगा पाए। ज़ुओ किंगलोंग ने लिन शेन के लिए विशेष रूप से एक टेंट भी आरक्षित किया और किसी और ने आपत्ति नहीं की। ज़ुओ किंगलोंग ने आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, जबकि वह और अन्य लोग गिरे हुए फल की जांच कर रहे थे। फल की सामग्री अपने आप में बहुत खास थी, यहाँ तक कि क्रिस्टल बेस लेवल पर मौजूद लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी उस पर कोई खरोंच नहीं छोड़ सकते थे। जब तक वे इन सामग्रियों को वापस ले जा सकते थे, तब तक किसी अन्य लाभ के बिना भी यात्रा को नुकसान नहीं माना जाता था। इसके अलावा पेड़ पर अभी भी कई बड़े फल थे। अगर वे उन सभी को नीचे ला पाते तो उनका मूल्य अथाह होता। ज़ुओ किंगलोंग ने यहाँ शिविर स्थापित करने का सुझाव देने का मुख्य कारण भी इसी विचार के कारण था। लेकिन फल बहुत सख्त थे और उन्हें पेड़ से नीचे लाना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों ने पेड़ को ही निशाना बनाने के बारे में सोचा, लेकिन पाया कि पेड़ का तना फलों से भी ज्यादा सख्त था। जबकि फल केवल सख्त थे, पेड़ का तना अविश्वसनीय रूप से सख्त था।
क्रिस्टल बेस लेवल पर किसी की ताकत इसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपर्याप्त थी, अकेले शक्तिशाली पेड़ को काट कर ले जाना तो दूर की बात है। अध्याय 139 पेड़ में व्यक्ति। बैकक्वोट। तलवार गठबंधन और जू परिवार ने लंबे समय तक शोध किया, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि विशाल पेड़ से भागों को कैसे हटाया जाए। जुओ किंगलोंग ने भी लिनशेन से संपर्क किया ताकि कुछ और फल काटने के लिए लिनशेन की ताकत उधार ले सके। तलवार गठबंधन क्रिस्टल बेस हथियार प्रदान कर सकता था, लिनशेन प्रयास करने के लिए जिम्मेदार था और काटे गए फल नामात्र लिनशेन के होंगे, लेकिन उन्हें उनमें से अधिकांश को तलवार गठबंधन को बेचना होगा। दुर्भाग्य से लिनशेन की प्रतिक्रिया उनके लिए निराशाजनक थी। वह केवल एक बार उस तरह की ताकत को उजागर कर सकता था और उसका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अब न केवल वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था, बल्कि वह बहुत कमजोर भी था। तलवार गठबंधन के लोगों के पास कुछ अनुमान थे, लेकिन लिनशेन की पुष्टि सुनना अभी भी कुछ हद तक निराशाजनक था। तलवार गठबंधन के सदस्यों और दूर से देखने वालों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने लिनशेन को ये कहते हुए सुना, अगर स्टील लेवल लिनशेन लगातार उस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर सकता तो कई लोग असहज हो जाते। बेहतर उपाय के बारे में सोचने में असमर्थ, हर कोई मौके पर आराम कर सकता था और स्काउट्स की रिपोर्ट का इंतजार कर सकता था। स्काउट्स के लौटने के बाद वे जो खबर लेकर आए वह अच्छी नहीं थी। उन्होंने आसपास दर्जनों मील की खोज की थी और बेस वेरिएंट जीवों के कोई निशान नहीं खोजे थे। विशाल पेड़ के अलावा आसपास एक भी पौधा नहीं था। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि रेगिस्तान में हवा का एक झोंका भी नहीं था, पूरा इलाका खौफनाक रूप से शांत था। सौभाग्य से, हालांकि रेगिस्तान बेहद गर्म था, लेकिन विशाल पेड़ से ठंडी हवा निकल रही थी। जब तक कोई विशाल पेड़ के बहुत करीब नहीं था, तब तक तापमान अपेक्षाकृत आरामदायक था। हालांकि लिनशेन ने जानबूझकर विशाल पेड़ के करीब अपना तंबू लगाया। पेड़ से निकलने वाली ठंड अपने आप ही उसके विकास सिद्धांत को संचालित कर सकती थी, जिससे उसके शरीर को ठंड के प्रति कुछ प्रतिरोध मिल सकता था। ये काम करता है, तो क्या मुझे हर दिन सोने के लिए जैद या कुछ और का बिस्तर लेना चाहिए? लिनशेन ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। बिस्तर बनाने के लिए विशाल पेड़ से सामग्री प्राप्त करना मुश्किल होगा, लेकिन उसने वापस लौटने के बाद एक कोल्ड स्टोरेज रूम बनाने पर विचार किया, जहां वह अंदर सो सकता था। दुर्भाग्य से इस समय बिजली अभी भी एक विलासिता थी। डार्कबर्ड बेस में केवल एक छोटा थर्मल पावर स्टेशन था और सामान्य जरूरतों के लिए मुश्किल से पर्याप्त बिजली थी, कोल्ड स्टोरेज रूम की तो बात ही छोड़िए। स्वॉर्ड एलायंस और जू परिवार ने 3 दिनों तक यहां प्रतीक्षा करने का फैसला किया और लिनशेन भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वह उनके साथ रहे। जुओ किंगलोंग ने कई लोगों को विशाल पेड़ पर चढ़ने के लिए भेजा ताकि वे अपनी किस्मत आजमा सकें और शायद कुछ और फल काट सकें। उनके ग्रह पर फल अक्सर पकने के बाद आसानी से गिर जाते थे और उन्हें यहाँ ऐसा सौभाग्य देखने की उम्मीद थी। हालांकि जू त्यानगे ने ईमानदारी से व्यवहार किया, बाकी जू परिवार के साथ नीचे प्रतीक्षा की। वह हमेशा लिनशेन का पीछा करता था, उसके करीब रहने की योजना बनाता था। लिनशेन जहां भी जाता वह भी जाता और लिनशेन जो भी करता वह भी करता। शू त्यानगे के अपने शब्दों में, शेन का अनुसरण करने का मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। विशाल पेड़ बहुत ऊंचा था और उसका तना बेहद चिकना था और उसमें से ठंडक निकलती थी, जिससे उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता था। कई घंटों के बाद स्वॉर्ड एलायंस के लोग आखिरकार छतरी पर पहुंच गए। सभी ने सोचा कि वे फलों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक ने रस्सियां बांध लीं और अचानक नीचे आ गया। भाई लॉन्ग, वहां कुछ है, वहां ऊपर कुछ है। वह भारी सांस लेते हुए रस्सी से नीचे सरक गया। कुछ। लिनशेन और शू त्यानगे, जो बहुत दूर नहीं थे, उस आदमी की बातें सुनकर चौंक गए। वहां क्या है? जुओ किंगलोंग ने सीधे पूछा, लिनशेन और दूसरों को नजरअंदाज किए बिना। कोई है जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन इंसान जैसा नहीं है, उस आदमी ने अजीब भाव से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? एक व्यक्ति की तरह दिखता है लेकिन एक व्यक्ति की तरह नहीं भी। क्या यह अल्ट्रा बन जनजाति है? जुओ किंगलोंग का दिल ठंडा हो गया। यह अल्ट्रा बन ट्राइब नहीं है, न ही यह एंजल है। मैं इसे कैसे बताऊं? ये सिर्फ एक इंसान है, लेकिन इसका आधा चेहरा इंसान नहीं है, ये धातु का है। उस आदमी ने ये सोचने की बहुत कोशिश की कि इसका वर्णन कैसे किया जाए, लेकिन अपने सीमित सांस्कृतिक स्तर के कारण वह नहीं जानता था कि इसे पूरी तरह से कैसे समझाया जाए। जिंदा या मरा हुआ? जुओ किंगलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लगता है मरा हुआ है, उसका शरीर ऐसा है जैसे पेड़ में उगाया हो। लिन, जू, क्या हम जाकर देखें? जुओ किंगलोंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर लिनशेन और जू त्यानगे की ओर मुड़ा। जरूर। लिनशेन भी उत्सुक था। एक पेड़ से एक व्यक्ति का उगना वाकई एक अजीब घटना थी। जुओ किंगलोंग के नेतृत्व में कई लोग रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़े, जिससे चढ़ाई बहुत आसान हो गई। लेकिन क्योंकि यह बहुत ऊपर था, इसलिए उन्हें सबसे निचली शाखा तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा लग गए, जहां वह आदमी चढ़ गया था और नीचे उतरने से पहले रस्सियों को सुरक्षित किया था।
समूह मोटी शाखा पर खड़ा था जो सड़क जितनी चौड़ी थी, जिससे उन्हें आराम से खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। ये वही है। पहले चढ़ने वाले आदमी ने छतरी की ओर इशारा किया। उसके बताए गए दिशा में चलते हुए लिनशेन और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति ऊपर पेड़ की शाखा के पास क्रॉस लेग बैठा हुआ है, मानो यह व्यक्ति पेड़ के तने से मानव आकार की राहत मूर्ति की तरह निकला हो। उसके कपड़ों का रंग अब पहचाना नहीं जा सकता था। वह सफ़ेद ठंड से ढका हुआ था और उसके बाल भी बर्फ से ढके हुए थे। उसका चेहरा अभी भी अपेक्षाकृत साफ था, उसकी भौहों पर बस थोड़ी सी बर्फ थी। लिनशेन ने उसे बारीकी से देखा और वास्तव में, जैसा कि स्वॉर्ड एलायंस के आदमी ने कहा था, उस व्यक्ति के चेहरे के बाएं आधे हिस्से पर मांस था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा स्टील से बना था जिसमें दर्पण जैसा प्रभाव था, जो बहुत अजीब लग रहा था। ये वास्तव में एक व्यक्ति जैसा लगता है। उसका आधा चेहरा ऐसा क्यों दिखता है जैसे उसने स्टेनलेस स्टील का मुखौटा पहना हुआ है। बोलते समय जू त्यानगे ने देखा, ये मुखौटा नहीं है, कम से कम कोई साधारण मुखौटा तो नहीं है। कॉलर के अंदर उसकी गर्दन को देखो, जुओ किंगलोंग ने कहा। अजीब व्यक्ति के कॉलर द्वारा दिखाए गए गर्दन के क्षेत्र की ओर देखते हुए लिनशेन देख सकता था कि भले ही गर्दन का केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, ये भी आधा मांस और आधा स्टील था। आधा मानव आधा यांत्रिक, क्या ये किसी तरह का प्राचीन एंड्रॉयड हो सकता है? जू त्यानगे ने पलक झपकाते हुए कहा। भले ही यह एक एंड्रॉयड हो, लेकिन ये किसी एलियन द्वारा बनाया गया होगा, तू शियावदाओ ने कहा। चलो करीब से देखते हैं, जुओ किंगलोंग ने कहा, दूर से स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ, और वह पहले ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य पीछे पीछे आए और लिनशेन और अन्य लोग भी आकृति की ओर बढ़े। यहाँ रस्सियों के बिना उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ की छाल में दरारों को पकड़ना पड़ा। तने से ठंडक निकल रही थी और यह फिसलन भरा था, जिससे चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से वे व्यक्ति के स्थान से बहुत दूर नहीं थे और बहुत अधिक समय न लेते हुए वे उस शाखा तक पहुंच गए जहां वह अजीब व्यक्ति था और उसके करीब खड़े हो गए। गौर से देखने पर उन्हें वह व्यक्ति और भी अजीब लगा। उसका चेहरा आधा मांस और आधा धातु का था, लेकिन जहां मांस धातु से मिलता है वहां त्वचा स्टील में और स्टील त्वचा में मिल जाती है, जिससे दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वे मानव शरीर में धातु प्रत्यारोपण के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी धातु और मांस को इस तरह से एक साथ जुड़ते नहीं देखा था। भले ही यह बेस म्यूटेशन कारपेस था, ये शरीर के अंदर से निकलने वाला उत्परिवर्तित पदार्थ था जो एक स्वतंत्र कारपेस बनाता है, इस तरह से एक साथ एकीकृत नहीं होता। देखो, उसके शरीर पर कुछ है, जू त्यानगे ने अचानक उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। अध्याय 140 स्पिरिट बेस पल। लिनशेन और जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों ने भी सनकी के हाथों में अजीब वस्तु देखी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सनकी एक ताओवादी ध्यान की तरह क्रॉस लेग बैठा था, उसके हाथ उसके निचले पेट के सामने जुड़े हुए थे। उसके हाथों के बीच एक बिलियर्ड बॉल के आकार का एक मनका था, लेकिन कोई भी इसे बेस म्यूटेशन एग के रूप में नहीं समझ सकता था, क्योंकि मनका क्रिस्टल साफ था, दोषरहित क्रिस्टल की तरह, जिसके अंदर लाल चमक बह रही थी, जो लाल बादलों की धारा की तरह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनके के भीतर एक अजीब स्पिरिट पैटर्न था, जो एक झींगे के आकार में सुनहरे पीले रंग में चमक रहा था। जिस क्षण लिनशेन ने इसे देखा, उसने पहचान लिया कि यह क्या है। आरोही का जीवन आधार, जिसे अन्य लोग स्पिरिट बेस के रूप में जानते हैं, और फिर भी कई लोग इसे ब्लेड ऑफ द हॉट के रूप में भी संदर्भित करते हैं। लाल जैद तलवार जेंग गुयुआन का स्पिरिट बेस अभी भी लिन परिवार के कब्जे में छिपा हुआ है। ये दूसरी बार था जब लिनशेन ने स्पिरिट बेस देखा था, लेकिन जेंग गुयुआन की लाल जैद तलवार के विपरीत ये स्पिरिट बेस एक हथियार नहीं था, बल्कि एक मोती था। ज्ञान की कमी के कारण जू त्यानगे को नहीं पता था कि यह मोती एक स्पिरिट बेस था, लेकिन जुओ किंगलोंग और तू शियाओदाओ ने पहली नज़र में इसे पहचान लिया। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि वे अभी भी म्यूटेटर थे, अभी तक आरोही नहीं थे, इसलिए वे स्पिरिट बेस को सही मायने में सक्रिय करने या इसकी असली शक्ति को उजागर करने में असमर्थ थे। लेकिन वे आरोही से केवल आधा कदम दूर थे, जल्दी या बाद में आरोही होने के लिए बाध्य थे, और कोई भी जल्दी स्पिरिट बेस प्राप्त करने के सौभाग्य को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि केवल एक स्पिरिट बेस था और यहाँ 7 या 8 लोग थे, इसलिए इसे कैसे आवंटित किया जाए यह एक मुश्किल मामला था। इसलिए कई लोग चुप रहे। केवल जू त्यानगे, उस मूर्ख ने सोचा कि उसकी आंखें तेज हैं और वह मोती को खोजने वाला पहला व्यक्ति था। जू त्यानगे के बोलने के बाद ये देखकर कि हर कोई अभी भी चुप था, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। लिनशेन की ओर देखा। ये स्पिरिट बेस है ना? लिनशेन ने स्थिति को देखते हुए जाना कि स्पिरिट बेस को लालच से अपने पास रखना असंभव होगा और इस तरह खुलकर बोला, यह एक स्पिरिट बेस होना चाहिए। हालांकि आरोही दायरे के राजा ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कोई आरोही नहीं होना चाहिए, है ना? अगर यह सन की आरोही है तो वह अंदर कैसे आया? जुओ किंगलोंग ने जोर से सोचा।
शायद यह उसका स्पिरिट बेस नहीं है और वह इसे दायरे के राजा ग्रह पर लाया है, स्वॉर्ड एलायंस के एक और क्रिस्टल बेस ने जोड़ा। ये संभव है। हालांकि अगर वह आरोही नहीं है तो स्पिरिट बेस ले जाने से उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, तो उसे यहाँ लाने का क्या फ़ायदा है। तू शियाओदाओ ने आगे बढ़ने से पहले सनकी का मूल्यांकन किया। इसके अलावा उसकी हालत को देखते हुए उसे हाल ही में रियल्म किंग ग्रह पर नहीं आना चाहिए था। तो वह कब आया? क्या वह इंसान है या किसी एलियन प्रजाति से? उसे देखकर वह इंसान कैसे हो सकता है? पहले उल्लेखित क्रिस्टल बेस ने टिप्पणी की। वह न तो इंसान है और न ही ऐसा लगता है कि वह किसी एलियन प्रजाति से है। आखिरकार भले ही एलियन प्रजाति अजीब दिखती हो, लेकिन वे इंसानों की तरह ही मानक कार्बन आधारित जीवन रूप हैं। वे उसके जैसे नहीं होंगे, आधे धातु और आधे मांस और खून से बने। तू शियाओदाओ ने अपना सिर हिलाया। सभी को लगा कि यह व्यक्ति बहुत अजीब था। इंसानों और बेस वेरिएंट जीवों दोनों से मिलता जुलता था, एक ऐसा जीवन जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कोई बात नहीं, चलो पहले स्पिरिट बेस को हटाते हैं। जुओ किंगलोंग ने लिन शेन की ओर देखा और प्रस्ताव रखा। आइटम को हमने साथ मिलकर खोजा है, क्यों न हम तीनों परिवार इसे बराबर बराबर बांट लें। हालांकि चूंकि स्पिरिट बेस अविभाज्य है, तो आइए पहले शरीर को खोद कर देखें कि क्या कुछ और भी मिल सकता है, फिर विभाजन पर फैसला करें। अगर कोई और खोज नहीं होती है तो हमारा स्वॉर्ड एलायंस आपके हिस्से के बदले में बराबर का भुगतान करने को तैयार है। आप क्या सोचते हैं? जुओ किंगलोंग का ये सुझाव पहले से ही काफ़ी उचित था। स्वॉर्ड एलायंस के 4 सदस्य मौजूद थे, लिन शेन की तरफ से 2 और जू परिवार से केवल जू त्यानगे। इस तरह से खोज को विभाजित करने में सक्षम होने के कारण जुओ किंगलोंग पहले से ही इस एहसान पर विचार कर रहा था, क्योंकि लिन शेन ने उन्हें अतीत में बचाया था। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इसे किसी ऐसी चीज़ से बदलना अच्छा होगा जो उसके लिए उपयोगी हो। इसके अलावा सनकी को मूल रूप से स्वॉर्ड एलायंस ने पाया था। जू त्यानगे के पास असहमत होने के लिए और भी कम था, क्योंकि वह यहाँ ताकत और प्रभाव दोनों के मामले में सबसे कम उम्र का और सबसे कमज़ोर था। एक हिस्सा पाने में सक्षम होना उसके लिए पहले से ही अच्छा था, 1/3 की तो बात ही छोड़िए। किसी की ओर से कोई आपत्ति न देखकर जुओ किंगलोंग ने फिर किसी को सनकी के हाथों से स्पिरिट बेस वापस लेने के लिए कहा। स्वॉर्ड एलायंस के एक म्यूटेटर ने खुद को ढालने के लिए सीधे बेस म्यूटेशन कार्पेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अजीब व्यक्ति के बगल में स्पिरिट बेस पल को सावधानी से पकड़ने लगा। अजीब व्यक्ति में जीवन की कोई सांस नहीं थी। एक मृत व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं थी। मोती अजीब व्यक्ति के हाथों में था और म्यूटेटर द्वारा गोले को पकड़ने के बाद उसने 2 बार जोर से खींचा, लेकिन उसे निकाल नहीं सका। ये देखकर कि मोती उस अजीब व्यक्ति के हाथों के बीच मजबूती से जकड़ा हुआ था, म्यूटेटर को उसके हाथों को पकड़ना पड़ा। पहले उन्हें अलग करने का इरादा था। परिणामस्वरूप इस खींचतान पर अजीब व्यक्ति के हाथों की त्वचा आसानी से फट गई, जिससे पता चला कि उसने पतले दस्ताने पहने हुए थे। क्योंकि रंग त्वचा से काफ़ी मिलता जुलता था और सफ़ेद ठंड से ढका हुआ था, इसलिए पहले इस पर ध्यान नहीं गया था। अब जब दस्ताने फट गए थे तो उसकी असली हथेलियां तुरंत सामने आ गईं। दोनों हाथ एक साथ जुड़े हुए थे, एक सामान्य मांस और रक्त की हथेली, दूसरी स्टील से बनी हुई। मांस की हथेली नीचे थी, स्टील की हथेली ऊपर, और स्पिरिट बेस मोती स्टील की हथेली की पकड़ में फंस गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे कितना भी खींचा जाए, इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। ऐसा लगता है कि उसका हाथ काट देना ही एकमात्र तरीका है, अन्यथा हम मोती को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, म्यूटेटर ने जुओ किंगलोंग की ओर देखते हुए कहा। जुओ किंगलोंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह लाश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी करीब से जांच करने पर स्टील का हाथ एक ही टुकड़े से बना हुआ लग रहा था, जो स्थिर था। स्पिरिट बेस पर फंस गया था और जब तक स्टील की उंगलियों को अलग नहीं किया जा सकता था, तब तक उसे निकाला नहीं जा सकता था। उसके शरीर को बर्बाद मत करो, बस उंगलियों को मोड़ो, जुओ किंगलोंग ने कुछ चिंतन के बाद सुझाव दिया। म्यूटेटर ने सिर हिलाया और अजीब व्यक्ति के स्टील के अंगूठे को ऊपर की ओर मोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियों को एक तरफ कर देने से मोती को वापस लिया जा सकता है। अपनी ताकत का 2 बार इस्तेमाल करने के बाद स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर का चेहरा बदल गया। वह एक क्रिस्टल बेस अपनी सारी ताकत लगा चुका था, फिर भी अंगूठा हिला नहीं सका। उसकी ताकत के साथ अंतरिक्ष स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष मिश्र धातु को भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन इस उंगली ने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसी अडिग धातु, स्वॉर्ड एलायंस के लोगों ने कहा, घबराए नहीं बल्कि प्रसन्न हुए। धातु जिसे क्रिस्टल बेस भी नहीं मोड़ सकता था, एक मूल्यवान वस्तु थी। अगर इसे वापस लिया जा सकता है तो यह एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। कोई विकल्प न होने के कारण जुओ किंगलोंग ने म्यूटेटर को हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। उसने हरे जैद जैसा दिखने वाला एक खंजर निकाला और उंगली पर क्रूरता से वार किया। खनक, एक तीखी आवाज के बाद म्यूटेटर की हथेली झटके से कांप उठी, लेकिन उंगली बरकरार रही। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसी कठोर धातु वास्तव में दुर्लभ थी।
फिर भी आत्मा आधार को देखते हुए और उसे प्राप्त न कर पाने के कारण सभी के दिलों में अनिच्छा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि केवल एक ही तरीका बचा है। खंजर चलाने वाले म्यूटेटर ने जुओ किंगलोंग को देखते हुए सुझाव दिया, इसका मांसल हाथ काट दो और हम दूसरी तरफ से मोती निकाल सकते हैं। बोलने के बाद उसने जुओ किंगलोंग की ओर देखा और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की। लेकिन उसने देखा कि जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े अलग लग रहे थे। उनकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था, क्योंकि वे उसके पीछे स्थिर होकर देख रहे थे। क्या हुआ? म्यूटेटर का दिल धड़क उठा। उस अजीब व्यक्ति की लाश के अलावा उसके पीछे और क्या हो सकता है?